हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक शानदार सेशन में, जहां पर हम लोग अपने यूपीएससी वाला की ये वाली किताब को फाइनलाइज कर रहे हैं भाई। और आज हमारा वक्त है पढ़ने का चैप्टर नंबर 13, जो कि है हेल्थ एंड डिसीजेस से रिलेटेड। सबसे पहले मैं आपको सिलेबस दिखा देता हूं भाई। सिलेबस में देखो, वैसे तो अगर आप इसको सही तरीके से देखोगे तो इट इज वन ऑफ द पोर्शन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी दैट वी हैव स्टडीड अर्लियर। ये जो बायोटेक्नोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी वर्ड जो है ना, ये बेसिक साइंसेस के अंदर में आता है। जैसे कि अचीवमेंट की तो बात नहीं करेंगे, मतलब हम लोग जो बेसिक यहां पढ़ रहे हैं ना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इफेक्ट इन देयर एवरीडे लाइफ। यहां पर ना एक बड़ा ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट हमारा आता है, जिसको हम लोग हेल्थ और डिसीज से रिलेट करते हैं। ये एक्चुअल में एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है जस्ट फॉर द नॉलेज। जैसे कि इसमें हमें यह समझ में आता है कि जैसे मान लो कि कभी आप लोग जब भी बतौर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की पोस्ट पर जाओगे और वहां पर कई सारे ऐसे आप समझ लो प्रोग्राम्स होते हैं जिनको आपको इंप्लीमेंट करना होता है। उन प्रोग्राम्स के अंदर में कई बार हम लोग देखते हैं कि जैसे अभी मान लो मिड डे मील स्कीम चल रही है, तो मिड डे मील स्कीम में हम लोग क्या कर रहे हैं, उनको एक संपूर्ण आहार देने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब कि पहले जो था जो हमारा यहां पर आप बोल सकते हो कि जो मिड डे मील स्कीम जो थी, ये बेसिकली किसके लिए थी? ये हमारे लिए थी हंगर को मिटाने के लिए, है ना। हंगर को मिटाने के लिए एंड टू इंश्योर कि भाई साहब हर गरीब इंसान का बच्चा भी दोपहर में खाना खाए। मतलब कि सीधा सीधा इसका जो असर था वो था आपके फूड सिक्योरिटी की तरफ। क्या था भाई? फूड सिक्योरिटी की तरफ। बट ग्रेजुअली ये जो फूड सिक्योरिटी है, ये तो हमने अचीव कर लिया, कोई दिक्कत ही नहीं है। फूड सिक्योरिटी में तो कुछ भी खिला दो, कोई पंगा ही नहीं है फिर तो इसमें ना। अरे दाल चावल खिला दो, रोज दाल चावल खिलाओ, चावल में नमक मिला खिला दो, फूड सिक्योरिटी तो इंश्योर हो गई। तो इसीलिए मिड डे मील की इस स्कीम का जो बेसिक पर्पज है वो फूड सिक्योरिटी तो है ही है, जो कि काफी छोटा है। लेकिन इससे ज्यादा बड़ा जो अब का मुद्दा है वो है न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। मतलब कि जो भी बच्चा है, आप लोगों ने कई बार बायोलॉजी में इस चीज को पढ़ा होगा कि भाई साहब स्टंटेड ग्रोथ है। अच्छा, आपने कई बार ऐसा भी देखा होगा, अगर गांव वाँव से आप बिलोंग करते हैं तो आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनका पेट बिल्कुल मटके जैसा होता है ना। बहुत छोटे बच्चे, मतलब मान लीजिए 2 साल के बच्चे जो चल रहे हैं, बस उनका पेट बिल्कुल मटके जैसा होता है और टांगे उनकी देखेंगे ना पतली पतली, पैर इतने पतले पतले होते हैं। तो यहां पर ये जो स्टंटेड ग्रोथ है, कई बार आप देखेंगे कि कुछ बच्चे इतने पतले होते हैं कि उनके रिब केज पूरे विजिबल होते हैं, पेट अंदर धंसा होता है, तो वेस्ट उनका बहुत ही कम होता है, उनकी हाइट बहुत ही छोटी होती है। ऐसे सिचुएशन में जो माल न्यूट्रिशन के शिकार होते हैं, तो इसीलिए ये जो स्टंटेड ग्रोथ के चलते ये हमारा माल न्यूट्रिशन का पूरा फंडा आया कि भाई साहब लोग माल न्यूट्रिशन के शिकार हो रहे हैं। इसीलिए हमारे लिए न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी का होना बड़ा जरूरी था, और इसी न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को इंश्योर करना होगा। अब आप जब भी बतौर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की पोस्ट पर साहब बन के जाएंगे, वहां पर आप इंप्लीमेंट करा रहे होंगे, तो अगर आपको लोगों की हेल्थ के साथ में क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, उनके अंदर कैसी कैसी डिफिशियंसीज से क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं, अगर आपको इसका एक बेसिक नॉलेज नहीं होगा तो मेरे हिसाब से आपको ऐसे स्कीम्स को इंप्लीमेंट करने में बहुत तकलीफ आएगी। सिर्फ इतना ही नहीं, आपके खुद के जनरल अवेयरनेस के लिए भी ये चैप्टर बेहद जरूरी हो जाता है। जब आपको अपना खुद का ख्याल रखने नहीं आएगा, जब आप अपने खुद के हेल्थ के बारे में बात नहीं कर पा रहे होगे, तो आप दूसरों के हेल्थ को कैसे इंप्रूव करोगे? तो इसीलिए ये चैप्टर हमारे लिए ना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और सिंस यूपीएससी में भले ही मेंशन ना हो, ये चैप्टर एक्सप्लिसिटली मेंशन ना हो, बट यूपीएससी लगातार इससे कई सारे क्वेश्चंस करता रहता है, हमेशा करता रहता है। तो इसीलिए हेल्थ एंड डिसीजेस से एक अच्छा खासा पोर्शन हमारा आता है। जब भी हम लोग बायोलॉजी की बात करते हैं तो देखो, बायोलॉजी के यही कुछ चैप्टर्स हमें पढ़ने होते हैं। एक हमारे लिए हेल्थ और डिसीज तो है ही है, एक हम लोगों ने बायोलॉजी का बेसिक्स पढ़ा था सेल स्ट्रक्चर में, है ना, और फिर इसके बाद इसके एप्लीकेशन के तौर पर हम लोगों ने बायोटेक्नोलॉजी को पढ़ा था। तो यही 4 ही पोर्शन है जो कि हमारे पूरे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सिलेबस में बायोलॉजी से रिलेटेड है। अब इसके आगे थोड़े बहुत और भी कभी कभी इधर उधर छिटपुट पोर्शंस मिल जाते हैं, लेकिन जो मेजर पोर्शन है वो यही है। तो इसीलिए आज हम इस पोर्शन को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक छोटी सी इंफॉर्मेशन यही है
कि आप अगर यूपीएससी के लिए थोड़े भी सीरियस हो रहे हैं अब, और आपको एक फाइनल बैच चाहिए जो कि आपको एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन या फिर एक कंप्लीट प्रिपरेशन का पैकेज बना के दे दे, तो उसके लिए आप अगर 2025 के लिए बात कर रहे हैं तो आपके लिए यहां पर प्रहार 2025 और सृजन जो कि एक टेस्ट सीरीज का मेंटोरशिप प्रोग्राम है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आप 2026 के एस्पिरेंट हैं तो आपके लिए संकल्प और टाइटन है, और इनफैक्ट अगर आप 2027-28 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपके लिए हमारा प्यारा प्रारंभ तो हमेशा से रहता ही है। तो इन सभी बैचेस को आप जरूर से एक बार देखिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक मैं डालवा दूंगा यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में, तो वो उसके बेसिस पर आप एक बार जरूर से देखना। अगर आपके मन में कोई भी तकलीफ आती है तो भाई साहब मैं यहाँ पर मिलता हूँ, है ना। इस क्लास के बाद अगर आप मुझे कहीं ढूंढ सकते हो तो वो यही है। ठीक है भाई, तो हम लोग हेल्थ एंड डिसीज के बारे में बात करते हैं, और सबसे पहले हम इनफैक्ट यही समझते हैं कि जो हमारा हेल्थ और डिसीज का फंडा है, सबसे पहले हेल्थ को समझते हैं, हेल्थ क्या चीज है। डिसीज को भी लेटर हाफ में हम लोग कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले वी विल डिफाइन द हेल्थ। देखो हम लोग ना स्वस्थ जीवन या फिर स्वस्थ रहना, हम लोग को हमेशा लगता है कि यार कोई बीमारी से ग्रसित नहीं है, चल फिर रहे हैं, शरीर में कोई दर्द वर्द तो है नहीं, तो हम हेल्दी हैं। हम हेल्दी हैं, लेकिन हम इसमें कई सारे आयाम को छोड़ देते हैं, कई सारे डायमेंशंस को हम लोग ड्रॉप कर दे रहे हैं। सबसे जरूरी है कि क्या आप मेंटली हेल्दी हैं, आपका मेंटल हेल्थ कैसा है। मेंटल हेल्थ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि मेंटल हेल्थ अच्छा होगा तो आप बाकी पूरे शरीर का खुद ही ध्यान रख लोगे। लेकिन अगर आप डिप्रेशन में जी रहे हो तो आपके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो हो सकती है। और आज के मतलब आज के टाइम पर अगर आप बात करोगे तो इंडियन सोसाइटी या फिर कोई भी डेवलपिंग कंट्रीज की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि दे आर ऑलवेज रिलेटिंग हेल्थ टू द फिजिकल हेल्थ, जस्ट फिजिकल हेल्थ। तो ये जो फिजिकल हेल्थ की जिस सिर्फ तरीके से जो बात हो रही है, यही सबसे दिक्कत की बात है, क्योंकि ये ना हेल्थ को कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से डिफाइन नहीं करता। आप यहां पर पढ़ सकते हो कि हेल्थ एक ऐसा स्टेट है जिसके अंदर आपका इमोशनल बीइंग, आपका मेंटल बीइंग, आपका फिजिकल बीइंग और सोशल बीइंग सारे के सारे पुर्जे एकदम टाइट होने चाहिए। यू मस्ट नॉट बी फीलिंग एनी काइंड ऑफ डिसफॉर्मेलिटी, हम बोल सकते हैं डिसफॉर्मिटीज, या फिर आप किसी भी प्रकार का कोई भी परेशानी अगर इस सेक्शन में झेल रहे हो तो डेफिनेटली आप हेल्दी नहीं हो यार। तो हेल्थ इसीलिए एक ऐसा स्टेट ऑफ कंप्लीट इमोशनल, मेंटल, फिजिकल और सोसाइटल वेलबींग है। आपकी वेलबींग इन चारों चीजों से डिफाइन होगी। आप आइसोलेटेड रह रहे हो अगर, तो आप अपने आप को हेल्दी मत मानना कभी भी। यूपीएससी की प्रिपरेशन में कई बार हम लोग क्या करते हैं, आइसोलेटेड हो जाते हैं और किसी से बातचीत नहीं करना है। चलो ठीक है, बातचीत नहीं करना है, अपने पेरेंट्स से बात करो यार, कम से कम एक दो मित्रों से बात कर लो, है ना, जो कि आपके लिए हमेशा पॉजिटिव हैं। जब भी आप उनसे फोन पे बात करोगे तो वो कभी भी आपको ना जमीन के धरातल तक नहीं खींच के लेके जाएंगे, कॉलर पकड़ेंगे और डुबो नहीं देंगे कि भाई साहब जिंदगी में तुमसे वैसे ही कुछ नहीं हो पाएगा, कहाँ यूपीएससी में लग गए हो। ऐसी सिचुएशन में आप उन दोस्तों को बिल्कुल अवॉइड कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, आप इस उम्र में पहुंच गए जहां पर आपके महिला मित्र और पुरुष मित्र होते ही होंगे, है ना, तो आप उनका भी सहारा ले सकते हैं अगर वो सपोर्टिव हैं तो। लेकिन जाहिर सी बात है, अगर चीजें थोड़ी सी अलग डायरेक्शन में जा रही हैं, जो कि सपोर्ट की जगह पर टेंशन मिल रहा है ज्यादा, तो आप बिल्कुल 2 सेकंड में उनको छोड़ दो भाई, कोई जरूरत नहीं है। इंडिस्पेंसिबल की बात होती है तो सिर्फ वो आपकी लाइफ में माँ बाप ही हैं जो कि इंडिस्पेंसिबल है, उनको आप नहीं हटा सकते हो। वो आपके लाइफ में हमेशा निस्वार्थ भाव से सपोर्ट करते रहेंगे। चलो ये तो इधर उधर की बात हो गई, बट हाँ, हम लोग जब हेल्थ की बात कर रहे हैं तो हम लोग को एक बात का हमेशा ध्यान देना है कि व्हाट इज द वेल बीइंग, इन व्हाट सेंस वी आर टॉकिंग अबाउट द वेल बीइंग ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। तो वेल बीइंग की जब भी बात होगी तो इट इज ऑलवेज अंडर द इमोशनल कैटेगरी, इट इज ऑलवेज बी द सोशल कैटेगरी, फिजिकल कैटेगरी एंड मेंटल कैटेगरी। ये सारे के सारे कैटेगरीज आपके वेल डिफाइंड होने चाहिए। इसके बाद यहां पर देखते हैं कि आखिरकार ये जो हेल्थ है आखिरकार ये मेंटेन कैसे होगा। तो बाकी देखो, अब हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं तो अब मैं यहां से आपके इमोशनल कैटेगरीज को तो नहीं देख पाऊंगा। सिमिलरली आपका जो सोशल कैटेगरी है वो भी मैं नहीं देख पाऊंगा, क्योंकि इस सब्जेक्ट के डोमेन के बाहर है। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जब हम लोग बात करेंगे तो या तो आपके फिजिकल बीइंग की बात करेंगे या तो मेंटल बीइंग की बात करेंगे। मेंटल बीइंग की भी बात करना एक्चुअल में साइकोलॉजी का डोमेन है। साइकोलॉजी जो है वो इस सेक्शन में बहुत अच्छे तरीके से काम करती है, बट हमारे साइंस के फील्ड में देयर आर सर्टेन डिसीजेस जो कि मेंटल डिसएबिलिटी या फिर मेंटल डिसफंक्शनिंग के तौर पर आती है। हम उनको डिस्कस करेंगे। तो हमारे लिए अगर
आज के इस क्लास के अंदर में हम लोग इस बात को समझें कि सिंस रेस्ट ऑफ द वेलबींग्स आर नॉट द सब्जेक्ट परव्यू, अंडर द सब्जेक्ट परव्यू ऑफ दिस सब्जेक्ट, तो हम लोग क्या बोलें, हम लोग बोल सकते हैं कि सर कोई बात नहीं है सर, फिजिकली देख लेते हैं, फिजिकल वाले वेलबींग को आप बता दो, है ना। तो फिजिकल वेलबींग की जब भी हम बात करते हैं तो हाउ वी आर गोइंग टू मेंटेन इट इज द बिगेस्ट क्वेश्चन दैट वी विल इनकाउंटर। सबसे पहले आपको क्या करना है भाई साहब, अपने फिजिकल वेलबींग के लिए, ये तो वैसे आज आप लोग मुझे जो है कोच गुरु घोषित कर दोगे, क्योंकि ये चैप्टर जब भी मैं पढ़ाता हूं तो इट इज सिमिलर टू द स्पीच जो कि जिम वाले भैया देते हैं आपको, है ना। तो वही चीज है कि भाई साहब एक्सरसाइज करिए, एक्सरसाइज करने के बाद आपको हेल्दी डाइट लेना है। अब यहां पर हेल्दी डाइट का मतलब क्या होता है उसको भी डिफाइन करते हैं अपन। हेल्दी डाइट का मतलब यह है कि हमें प्रॉपर मात्रा में सभी प्रकार के माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स लेने हैं, हमें पर्सनल हाइजीन मेंटेन करनी है, हमें रेगुलर बेसिस पर एक्सरसाइज करनी है, हमारा जितना भी प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन्स और इसके बाद कैलोरीज, फैट, जितनी भी चीज़ों की ज़रूरत है वो सब खाना है। अब आप बोले सब फैट खाना है, आप क्या बोल रहे हैं? अरे बताऊंगा अभी फैट खाना ज़रूरी क्यों है ना। जिनके जितने भी कोई भी ऑल्टरनेटिव्स अगर सीक्वेंसेस में आपको कुछ और भी मिल सकते हैं जो कि इनसे हेल्दी होंगे तो डेफिनेटली यू मस्ट गो फॉर इट। अब इन सब चीजों को जब आप मिलाओगे तब आप एक बैलेंस डाइट मेंटेन कर पाओगे। अब ये बैलेंस डाइट जैसे ही मेंटेन होगा और आप इसके साथ साथ रेगुलर एक्सरसाइजेस कर रहे होगे तो आपका फिजिकल वेलबींग अपने आप इंप्रूव होने लगेगा। इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ फ्यू मंथ्स। आप किसी भी स्टेज में हो, आप आज से अगर ये सारी चीजों को फॉलो करने लगोगे तो 1 महीने के अंदर आपको ट्रांसफॉर्मेशन दिख जाते हैं। तो इसीलिए आप इसको जरा ध्यान से देखना। अब कि अब हम लोग बात कर रहे थे अपने न्यूट्रिशंस की, तो न्यूट्रिशंस में बेसिकली न्यूट्रिएंट्स आते हैं। अब ये जो न्यूट्रिएंट्स है ये क्या है, ये देखो कुछ प्रकार के फूड केमिकल्स हैं, फूड बेस्ड केमिकल्स हैं जो कि हमारे शरीर के अंदर जब भी जाते हैं तो वो अपने अलग अलग फंक्शंस के थ्रू हमारी बॉडी को जिंदा रखते हैं, एक्टिव रखते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट बोलते हैं। ये एक्चुअल में हमारे लिए बिल्डिंग ब्लॉक जैसा काम करते हैं, है ना। कि अगर हम आज मैं आपके सामने बोल पा रहा हूं, आप लोग आराम से घर पे बैठ के इस लेक्चर को देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, लिख पा रहे हैं, ये सारी के सारी सिचुएशंस तभी होगी जब आप फिजिकल वेलबींग में बैठे होंगे। तो फिजिकल वेलबींग इसीलिए काफी इंपॉर्टेंट है और यही इसीलिए हमारे ग्रोथ और रिपेयर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पहलू बनता है। अब बात यह है कि सर न्यूट्रिएंट की जब आपने बात की है तो न्यूट्रिएंट एक्चुअल में क्या चीज है, जो ये आप बोल रहे हैं कि केमिकल्स होते हैं, कुछ फूड बेस्ड केमिकल्स होते हैं, ये कौन से फूड बेस्ड केमिकल्स हैं? तो मैं इसको ब्रॉडली दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकता हूं। एक हो सकता है आपका मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और एक हो सकता है माइक्रो न्यूट्रिएंट। दोनों का अंतर क्या है सर? सिंपल है, मैक्रो न्यूट्रिएंट ऐसे न्यूट्रिएंट्स है जो कि हमें अबंडेंट अमाउंट में चाहिए होता है, जिससे कि हम लोग पेट भी भरते हैं और साथ ही साथ हम लोग उससे बहुत सारी अलग अलग तरीके से हम उससे फायदा भी लेते हैं। जैसे कि हम लोग को मान लो खाना है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जैसे बेटा कहां पर मिलेगा आपको? सबसे सिंपल अगर भाषा में बात करें तो आपके सब्जियों में, आपके रोटियों में कार्ब्स मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है। जिम वाले भैया जो होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट को स्टाइलिश बनाने के लिए उसको कार्ब्स बोलते हैं, है ना। तो कार्ब्स खाना पड़ेगा भाई आपको, तो कार्ब्स खाना पड़ेगा, ठीक है। कार्ब्स से क्या मिलेगा सर? कार्ब्स एक्चुअल में अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे तो वो और कुछ नहीं है बल्कि ग्लूकोज का कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। हमारे शरीर को एक्चुअल में चाहिए ग्लूकोज। अब उस ग्लूकोज का जितना सिंप्लीफाइड वर्जन हम उसको देंगे वो उतने आसानी से उसको तोड़ के एनर्जी में कन्वर्ट कर लेगा। अच्छा, हम लोग जब बायोलॉजिकल सेल की बात कर रहे थे तो एनिमल सेल के अंदर में हम लोगों ने एक सेल ऑर्जिनेला को पढ़ा था। जरा नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताना फटाफट से कि जो सेल ऑर्जिनेला है ये कौन सा है जो कि इस ग्लूकोज का इस्तेमाल करके कुछ एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। जल्दी से बता दो मुझे। और आप लोग यार बड़े ही ढीठ किस्म के इंसान हो। मैं हर बार प्रश्न पूछता हूं और आप लोग चिल मार के निकल लेते हो देख के वीडियो। अरे नीचे कमेंट सेक्शन करो, मेरे पास भी तो समझ में आना चाहिए ना भाई। इतने सारे लोग हैं जो कि इस लेक्चर को सीरियसली देख रहे हैं यहाँ तक, मुझे कैसे पता चलेगा? मुझे तो लग रहा है कि यार आप 1 मिनट देखते हो उसके बाद भाग जाते होगे, है ना। तो ऐसे यूपीएससी की तैयारी नहीं होगी, आपको सीरियसली टाइम देना पड़ता है हर एक टॉपिक को। तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ जरा, मुझे भी तो समझ में आए कि यार 2 हफ्ते पहले या फिर 1 हफ्ते पहले जो हमने पढ़ा था वो आपको कुछ याद है भी कि बस ऐसे यूं ही फर्जी में आप तैयारी किए पड़े हो, कुछ आता जाता है नहीं आपको। तो इसीलिए नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। अब यहां पर जब भी हम लोग मैक्रो न्यूट्रिएंट की बात कर रहे हैं तो ये अबंडेंट अमाउंट में चाहिए, ये हमें बल्क एनर्जी देता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट अगर इसकी बात करोगे आप तो यहां पर देखो प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर,
वाटर, ये सारी चीजें हम लोग के लिए अबंडेंट अमाउंट में चाहिए होती। पानी खूब एकदम खींच के पीते ही होगे आप लोग, नहीं पीते होगे तो भाई साहब दिन भर में आपका जितना भी वेट है, मान लो कि आप 50 किलो के हो, तो 50 किलो के हो तो कोशिश करो कि यार मिनिमम टू मिनिमम आप 5 लीटर पानी जरूर पी रहे होगे। 40 किलो के हो तो 4 लीटर, मतलब कहना बड़ा ही मतलब करना बहुत मुश्किल है मुझे पता है। तो फिर भी इस एफिशिएंसी, ये तो देखो आइडियल केस है। अब आप अगर इसका 60% 50% भी अचीव करते हो तो भी आप बढ़िया बढ़िया काम कर रहे हो, है ना। तो धीरे धीरे उसको फिर बढ़ा के आइडियल कंडीशन तक लेके जाओ। फिर इसके बाद हमारे कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या है सर? देखो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का मतलब ये है कि दे आर एसेंशियल फॉर आवर बॉडी, ये तो बात तय है। न्यूट्रिएंट है तो हमारे शरीर के लिए एसेंशियल तो हैं, लेकिन हम इनको ना थोड़े मात्रा, प्रचुर मात्रा में लेते हैं, बस थोड़ा सा लेते हैं हमारा काम बन जाता है। जैसे कि विटामिन, विटामिन हमें पेट भर के नहीं खाना होता है ना। हमें विटामिन थोड़ी थोड़ी चीजें चाहिए होती हैं, ये भी हमारे बॉडी के अंदर में ग्रोथ और रिपेयर का काम करते हैं। तो जैसे हमारे लिए आप बोल सकते हो कि कुछ कुछ विटामिन हो सकते हैं, कुछ कुछ मिनरल्स हो सकते हैं, कुछ हिस्से जो हैं वो एंटीऑक्सीडेंट के हो सकते हैं। तो ये सारे छोटे छोटे हिस्से जो हैं वो हमारे शरीर में आके अलग तरीके से परफॉर्म करते हैं, हमारे बॉडी को अलग तरीके से सपोर्ट करते हैं। तो मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट को जब भी हम लोग पढ़ते हैं तो हमारा अगला टॉपिक भी इसी से रिलेटेड होगा। अब हम लोग मैक्रो न्यूट्रिएंट में जो हम लोग पढ़ रहे थे, एक एक करके इनके बारे में जरा पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग चलो चलो अच्छा माइक्रो न्यूट्रिएंट आ गया भाई, चलो माइक्रो न्यूट्रिएंट ही पढ़ लेते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट जो है वो है हमारे लिए विटामिन। विटामिन आप सबको पता है भाई, विटामिन आप सबको पता है कि एक्चुअल में एक पर्सन थे फ्रेडरिक हॉपकिंस। तो ये जो फ्रेडरिक हॉपकिंस थे, ये 1929 में एक शब्द देते हैं जिसका नाम था एक्सेसिंग फैक्टर। एक्सेसिंग फैक्टर, ये एक्चुअल में एसेसरी फैक्टर बोलते थे। एसेसरी फैक्टर इसलिए बोल रहे थे ये, क्योंकि ये बोल रहे थे यार कि ये ना हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है। मतलब एक एसेसरीज, जैसे आप लोग जब आप सजते धजते हो तो आप एसेसरीज पहनते हो ना, लड़कियां तो खास तौर से कान में, नाक में, इधर गले में, पता नहीं क्या, फिर हाथ में, यहाँ पर नेल पेंट, रिंग, बहुत बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, तो उनका एक्चुअल में एसेसरीज है। लड़कों में क्या, एक घड़ी पहन लिया बहुत है, हो गया भाई, डन है, सॉर्टेड है। तो आप अपने लिए जो भी एसेसरीज है उसको समझो, बट दिस इज इंपॉर्टेंट, है ना। आपके ओवरऑल लुक्स के लिए जैसे एसेसरीज इंपॉर्टेंट है, वैसे ही हमारे पूरे शरीर के ग्रोथ और फंक्शनिंग के लिए ये विटामिन इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर फ्रेडरिक हॉपकिंस ने जब इसका बात किया तो बाद में इसको विटामिन बोलना हमने स्टार्ट किया। दीज आर एसेंशियल फैक्टर्स जो कि हमारे सेल के ग्रोथ, फंक्शन और डेवलपमेंट पर निर्भर करता है भाई साहब। तो इसीलिए हमें डिसऑर्डर से बचाता है, तो हमारे अंदर ये सारे विटामिन होने चाहिए। और अगर इन विटामिन को हमने भरपूर तरीके से अपने शरीर के अंदर नहीं देखा तो इनकी डिफिशियंसी के कारण, इनके ना होने के कारण हमें कई प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। अब उनको एक बार पढ़ते हैं। तो जो ये विटामिन है, ये विटामिन को हम लोग दो ब्रॉडर कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं। कुछ ऐसे विटामिन होते हैं जो कि फैट में सॉल्युबल होते हैं। फैट में सॉल्युबल होने का क्या मतलब है कि जब भी ये हमारे शरीर के अंदर जाएंगे और टूट के असर दिखाना शुरू करेंगे या घुल के दिखाना शुरू करेंगे, तो घुलने के लिए इनको फैट की रिक्वायरमेंट होती है। इसीलिए भी कुछ देर पहले मैं बोल रहा था कि भाई साहब फैट खाना जरूरी है, क्योंकि अगर फैट नहीं खाओगे तो फैट की कमी के कारण ये सारे के सारे विटामिन ए, डी, ई के, ये सारे के सारे विटामिन जो हैं ये आपके शरीर में लगेंगे ही नहीं, मतलब ये इफेक्टिवली प्रोसेस ही नहीं हो पाएंगे। तो इसीलिए फैट खाना जरूरी है ना इनको पचाने के लिए। दूसरा कुछ होते हैं वाटर सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल तो आपके पूरे शरीर में आपको ही पता है कि 80-90% तो वाटर ही है, तो इसीलिए इतना कोई टेंशन की बात नहीं है, ये सब उसमें सॉल्युबल रहते हैं। तो इसमें दो पार्ट है, एक है विटामिन बी, विटामिन बी के साथ में पूरा एक उसका जत्था आता है जिसको हम लोग बोलते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। इसके कई सारे पार्ट्स आते हैं। तो विटामिन बी, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, ऐसे करके कई सारे बी कॉम्प्लेक्स के अंदर में विटामिन आते हैं। आप जब भी कभी बी कॉम्प्लेक्स की टैबलेट खरीदने जाते हो, जैसे बीकोसूल खाते हो, तो बीकोसूल में आप देखोगे कि बी कॉम्प्लेक्स पूरा का पूरा आपको ज्यादातर में मिल जाएगा। सिमिलरली इसके अलावा एक नॉन बी कॉम्प्लेक्स में कर देखते हैं तो विटामिन सी। विटामिन सी को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, एस्कॉर्बिक एसिड। इस तरीके से नाम सभी विटामिन का अलग अलग है। जैसे विटामिन ए का रेटिनॉल, विटामिन डी कहां से मिल रहा है हम लोग को, सूरज की रोशनी से मिल रहा है, कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई की बात करते हैं हम लोग, टोकोफेरॉल। विटामिन के की बात करते हैं तो हम लोग बोलते हैं इसको फाइलोक्विनन। सिमिलरली जब हम लोग विटामिन B1 की बात करते हैं, B1 इज थायमिन, B2 इज राइबोफ्लेविन, B3 इज नियासिन, B5 इज पेंटाथोनिक एसिड, B6 की बात करोगे
तो वो है आपके पायरिडॉक्सिन। B7 की बात करोगे तो बायोटिन, B9 की बात करोगे तो फोलिक एसिड, और B12 की बात करोगे तो आप कोबालामिन, साइनोकोबालामिन, है ना। तो ये सारे के सारे पोर्शंस एक बार आप लोग को दोबारा से पढ़ना पड़ेगा भाई साहब, इनको रट डालना है ना, कुछ भी करके इन सभी नाम को रट डालना। एक एक करके जरा हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं विटामिन ए, डी, ई के। अच्छा, अब एक चीज और समझना कि जब भी आप इसको याद कर रहे हो कि यार सर ये फैट सॉल्युबल बड़ा कंफ्यूजिंग हो जा रहा है सर, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको कैसे भी याद कर सकते हो, डेक याद कर सकते हो, या फिर इसको कीड़ा बोल सकते हो, कीड़ा, है ना, कुछ भी याद कर लो। इन सब से आप लोग बहुत अच्छे तरीके से एडिक, या फिर एडिक भी बहुत सारे लोग बोलते हैं। तो हाँ, मतलब कुछ भी है यार, कुछ भी कर लो, एडिक, डेक, कीड़ा, जो याद आ जाए, जो मजा आ जाए उसी को याद कर लो, है ना। अब एक एक करके इन सभी के क्लासिफिकेशंस को हम जरा समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं विटामिन ए, डी, ई और के, सबको चारों के चारों को साथ में पढ़ने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इनके अलग अलग कौन कौन से फॉर्म्स है, जिन फॉर्म्स में हम इनको लेते हैं। तो हमारे लिए रेटिनोइक एसिड, बीटा कैरोटीन, ये सारी चीज़ आपको गाजर वाजर से मिल जाएंगी, बढ़िया एकदम। यहाँ पर आप देख भी सकते हो कि यहाँ पर आपको स्पिनच, कैरेट, ऑरेंज, रेड फ्रूट कोई भी होगा वहां पर आपको विटामिन ए मिलने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। यहाँ पर पपाया, मैंगो वगैरह सब आएगा, है ना। अब इसके अंदर आप विटामिन डी की बात करो तो ये कैल्सी ट्रायोल के फॉर्म में मिलता है, D3 के फॉर्म में मिलता है। एक्चुअल में हमारी स्किन के अंदर हमारी जो एपिडर्मिस लेयर है, स्किन की एक लेयर होती है जिसको हम लोग एपिडर्मिस बोलते हैं, एपिडर्मिस। ये एपिडर्मिस इतना बढ़िया है कि वो सूरज की रोशनी में खुद विटामिन D3 प्रोड्यूस करता है हमारे लिए। तो हमें विटामिन डी खाने की जरूरत नहीं है, हमें बस धूप में निकलने की जरूरत है और स्किन एक्सपोज करने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि भाई साहब आप बिल्कुल ढक ढक के चल रहे हो, अरे सर टैनिंग हो जाती है, ऐसे कैसे दिखाएंगे अपने स्किन को, भैया वो सब कुछ नहीं है। टैनिंग हो रही है तो होने दीजिए। आपका विटामिन डी अगर खराब हो गया तो फिर वही है कि आपके घुटने वगैरह ऐसे पीड़ा में रहेंगे ना बुढ़ापे में, और अभी भी इनफैक्ट। ये कहाँ से मिलता है हम लोग को, तो हम बोल रहे हैं सी फूड, मीट, एग योक, मिल्क वगैरह खाओ, बढ़िया मिलेगा विटामिन D3। फिर विटामिन ई जो है ये अल्फा टोकोफेरॉल के फॉर्म में मिलता है सबसे कॉमनली, और ये अपने वेजिटेबल ऑयल जैसे सनफ्लावर, सोयाबीन ऑयल, ये सब खाते हो ना, उसमें मिल जाता है। या फिर नॉर्मली नट्स, या फिर आप एक व्हीट जर्म ऑयल होता है, वैसे ये सब हमारे यहाँ पे मिलता नहीं है यूजुअली। तो आप जो सनफ्लावर ऑयल, सोयाबीन ऑयल, नट्स ये सब खा रहे हो, इन्हीं सब से आप इसको देख सकते हो। फिर एक आता है विटामिन के फाइलोक्विनन, जो है वो K1, K2, K3 अलग अलग सोर्सेज से आप देख सकते हो कि अगर वेजिटेबल सोर्स है तो वेजिटेबल सोर्स इसका फाइलोक्विनन है, अगर एनिमल सोर्स है तो मेनाक्विनन है, और अगर सिंथेटिक वाटर सॉल्युबल फॉर्म है तो ये इसको आप लोग मेनाडायोन बोलते हो। इसका जो फॉर्म है वो आपको स्पिनच, टोमेटो, सोयाबीन ऑयल, मीट प्रोडक्ट्स, इन सब में मिल जाते हैं। अब देखो मीट, जो लोग नॉनवेज खाते हैं ना, उनके लिए एक्चुअल में विटामिन का पूरा भंडार उनको बड़े अच्छे तरीके से मिल जाता है। उनको ना विटामिन का बहुत ज़्यादा टेंशन होता नहीं है, क्योंकि मीट के अंदर में बहुत प्रकार के विटामिन ऑलरेडी रहते हैं, बहुत प्रकार के, लगभग सभी विटामिन रहते हैं उसमें। तो कुछ कुछ आपको नहीं मिलेंगे, जो नहीं मिलेंगे वो अभी हम लोग आगे डिस्कस कर लेंगे, वैसे ज़्यादातर तो मिल ही जाते हैं। फिर इसके अंदर अगर हम लोग बात करते हैं बायोकेमिकल फंक्शनिंग की बात करते हैं, तो बायोकेमिकल फंक्शनिंग की ये हमारे लिए विटामिन ए जो है वो हमारे रोड्स और कोन्स, जो हम हमारी आंखों के अंदर आप देखोगे तो कभी अंधेरे में, और हमारा जो उजाला होता है उसके अंदर आंखों में रोड्स और कॉन्स होते हैं जो कि एडजस्ट होते हैं। जैसे कैमरे का लेंस नहीं है, छोटा और बड़ा होता है, छोटा और बड़ा होता है कि कितनी लाइट उसको अंदर लेनी है, तो वैसे ही हमारे यहाँ के रोड्स एंड कॉन्स जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कितना लाइट हमारे आंख के अंदर रेटिना पर भेजना है। तो उसके लिए ये बहुत अच्छे तरीके से ये उसकी फंक्शनिंग में काम आते हैं। ग्रोथ और डिफरेंशिएशन जब भी सेल का होता है तो हम लोगों ने ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा था, याद है क्या, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, जिसमें कि एक डीएनए आरएनए में कन्वर्ट होता है और फिर वो प्रोटीन में कन्वर्ट होता है। उन सभी चीज़ों के लिए भी विटामिन ए की बहुत ज़रूरत पड़ती है। फिर एज ए एंटीऑक्सीडेंट और सिंथेटिक म्यूकस के फॉर्मेशन के लिए ये काम आता है। फिर विटामिन डी की बात करते हैं। विटामिन डी आप सबको पता है कि ये आपके शरीर में कैल्शियम और पोटेशियम आयन, कैल्शियम और फास्फोरस आयन जो है उसको मेंटेन करने के लिए ये सबसे बेस्ट फॉर्म है। सिमिलरली आपके बोन के फॉर्मेशन में विटामिन डी बहुत रोल प्ले करता है। तो इसीलिए विटामिन डी अगर सूरज के सामने नहीं निकलोगे तो हड्डियों के जो जोड़ हैं, घुटने हैं, वो सब आपके दर्द करने लगते हैं, अर्थराइटिस जैसे प्रॉब्लम्स सामने आते हैं।
फिर अभी तो आगे देखते हैं हम लोग, अभी तो इससे बहुत ही बड़े बड़े प्रॉब्लम्स भी दिखाऊंगा मैं आपको। विटामिन ई जो है वो टोकोफेरॉल है। टोकोफेरॉल का मतलब है कि एंटीऑक्सीडेंट्स, हमारे रेड ब्लड सेल्स की जो इंटीग्रिटी है उसको मेंटेन करता है। यहाँ पर विटामिन के का हमें हमेशा से पता है कि कभी भी चोट लग जाती है तो तुरंत खून निकलने लगता है। खून निकलने के साथ साथ वो थोड़ी देर बाद वो सूख जाता है और ब्लड क्लॉटिंग जो है वो रुक जाता है। वो ब्लड क्लॉटिंग रुकता ही इसीलिए है क्योंकि हमें हमारे शरीर में विटामिन के होता है। विटामिन के की कमी जिसको जिसको होती है, अगर उसको चोट वोट लग जाता है तो अनस्टॉपेबल ब्लीडिंग होती है, रुकता ही नहीं है ब्लड। तो वो बार बार होता जाएगा, आप पूरा पूरा ब्लड लॉस कर दोगे अपना, ऐसा भी सिचुएशन आ सकता है। तो कोगुलेशन में हेल्प करता है। फिर हम लोग डेफिशिएंसी माल फंक्शनिंग की बात अगर करते हैं तो आप यहाँ देख लेना, विटामिन ए नहीं खाओगे भाई साहब तो रोड्स कॉन्स गए आपके काम से, नाइट ब्लाइंडनेस जैसे सिचुएशन आ जाएगी। कॉर्नियल जेरोसिस या फिर कंजक्टाइवल जेरोसिस हो सकता है। विटामिन डी की बात करो तो यहाँ पर दो चीजें होती है कि ऑस्टियोमाल्सिया होता है और एक होता है आपका रिकेट्स। देखो ऑस्टियोमाल्सिया जो है वो एडल्ट्स में होता है और जो रिकेट्स है वो बच्चों में होता है। आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे मतलब अजीब तरीके से उनके सिर जो होते हैं बहुत बड़े होते हैं, है ना, एक्सट्रीमली बड़े होते हैं, थोड़े से आप बोल सकते हो उनको पिंग पोंग हेड बोलते हैं वैसे तो हम लोग। और जो उनके लेग्स होते हैं, लेग्स वो सीधे ना होके ऐसे होते हैं, जैसे कि मैं अभी हाथ कर रहा हूं ना, वो उनके पैर ऐसे होंगे, ऐसे पैर होते हैं। तो वो पैर ऐसे सीधे होने चाहिए बिल्कुल, लेकिन वो पैर ऐसे हो जाते हैं, तो बॉर्ड लेग्स बोलते हैं। यहां पर आप देख सकते हो उस डायग्राम को, ये ना काफी दूर दूर हो जाते हैं, बहुत पतले रहते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में इनके घुटनों की जो ताकत है वो तो पूरी के तरीके से एकदम गायब ही रहती है। तो यहां पर आप इन सब चीजों को देख सकते हो कैसे हमारा विटामिन डी जो है उनकी डिफिशियंसी से कैसे क्या इतनी बड़ी परेशानियां हो रही हैं। विटामिन ई जो है भाई साहब आपके स्टेरिलिटी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। थोड़ा थोड़ा स्टेराइल भी हो सकते हो आप, इनफर्टाइल हो सकते हो, न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शनिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, और आपके मस्कुलर डिस्ट्रॉफी मतलब कि आपके मसल्स वीकनेस के लिए भी। कई बार होता नहीं है कि हम लोग कोई काम ही नहीं कर रहे हैं तो अब हमारा मसल्स जो है बहुत ही वीक हो गया है। अब हमसे कोई बोलेगा इकट्ठा कि भाई 50 किलो का कट्टा उठा लो, कट्टा बंदूक वाला नहीं बेटा, बोरे को कट्टा बोलते हैं हमारे यहाँ पे, तो 50 किलो का बोरा उठा लो, तो आप उठा ही नहीं पाओगे यार, क्योंकि आपके मसल्स बहुत वीक हैं। उसको स्ट्रेंथन करने के लिए आपको विटामिन ई खाना पड़ेगा। विटामिन के जो है वो आपके स्किन के रेड 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 मतलब डॉट्स बनाना स्टार्ट कर देता है, और डेफिनेट सी बात है कि ब्लड क्लॉटिंग टाइम भी आपका काफ़ी हद तक इंक्रीज हो जाता है इसके चलते। फिर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की हम बात करते हैं, एक एक करके समझते हैं। बी वन को हमने पढ़ा था थायमीन, बी वन इज थायमीन। बी वन जो है इसका बेसिक सोर्स आपका पोर्क, मीट, फिश। अब ये सारी चीज़ें तो सब लोग खाते नहीं है, इसीलिए ग्रीन वेजिटेबल्स, वोल ग्रेन सीरियल्स, ये सारी चीज़ें खा सकते हो। ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके वहां पर टूटती है और वहां पर ग्लूकोज टू एनर्जी कन्वर्जन दिखाती है। यहां पर आप ये बोल सकते हो, इसको देखना जरा, अगर थाइमीन कम हो गया तो आपका जायज सी बात है एनर्जी प्रोडक्शन काफी हद तक कम हो जाएगा, आप थका थका फील करोगे। तो हमेशा इसीलिए जब मल्टीविटामिन खाते हो उसमें बी वन भी रहता है, तो उसके वजह से भी आप लोग का एक्टिवनेस लेवल थोड़ा बढ़ता है। यहां पर डिसीजेस क्या क्या हो सकता है आपको, बेरी बेरी डिसीज हो सकता है। बेरी बेरी में नोजिया, फैटिग, कम भूख लगना, वेट लॉस या फिर कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। आपका ग्रोथ जो है वो हैम्पर करता है, आपकी ग्रोथ जो है वो धीमी हो जाती है, रिटार्ड हो जाती है, आप बूढ़े होने लगते हो अगर बी वन आपके अंदर कमी है, ठीक है। फिर बात करते हैं बी टू, राइबोफ्लेविन की बात करते हैं। बी टू इज राइबोफ्लेविन, और यहां पर एक्चुअल में क्या है कि बी टू का सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि आपके शरीर में बी3, बी6 और बी9 को बनाना, है ना। बी3, बी6, बी9 को जब भी वो बनाता है तो वो अपने आप में बहुत एसेंशियल हो जाता है। यहां पर कोई भी कार्ब्स, प्रोटीन, फैट्स, इन सब का ग्लूकोज में कन्वर्जन तभी होगा जब आपका बी2 रहेगा सही से। तो इसीलिए आपको अपने यहाँ के राइबोफ्लेविन लेवल को भी बहुत बढ़िया से मेंटेन करना है। ये इम्यून सिस्टम में भी आपका काम करता है। अगर बी2 की कमी हुई तो देखो जरा, स्किन एबनॉर्मलिटीज तो होगी ही होगी, आपका एंगुलर स्टेमेटाइटिस या फिर आपका एंगुलर क्लियोसिस हो जाता है, जिसके अंदर में आप देख सकते हो कि आपके माउथ, टंग और इन सब के अगल बगल में आप देखोगे ना तो बहुत ही रेड रेड स्पॉट्स बन जाते हैं, वो दाने दाने से हो जाते हैं, बहुत ही पेनफुल होते हैं एक्चुअल में वो। तो उन्हीं को हम लोग बोलते हैं एंगुलर स्टेमेटाइटिस। तो आप इसको नेट पर देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मन खराब हो जाएगा, क्या ही देखोगे। विटामिन बी थ्री जो है वो नियासिन है। बी3 से याद करना, बी थ्री जो है वो एक्चुअल में 3Ds के लिए फेमस है, 3Ds के लिए फेमस है। कौन कौन सा इससे फेमस नहीं है, इनफैक्ट इनफेमस है। हम बोल सकते हैं कि 3 परेशानियां डी वाले शब्द से होती है। कौन कौन सी है भाई, इसको बोलते हैं डायमेंशिया, फिर डर्मेटाइटिस
और डायरिया, तीनों का मतलब आपको पता है। डायमेंशिया का मतलब है कि आपका मेंटल एबिलिटी लॉस होने लगता है, आप भूलने लगते हो। दूसरा डर्मेटाइटिस, डर्मेटाइटिस आपके स्किन डिसऑर्डर्स होते हैं। और जो आपका डायरिया है वो आप सबको पता है कि जब आपका पेट जो है वो इस तरीके से आपके सारे खाने को लिक्विड मोशन में कन्वर्ट कर देता है, तो उसको हम लोग डायरिया बोलते हैं। इसको हम लोग सारा का सारा बोलते हैं पेलेग्रा। पेलेग्रा B3 की कमी से आपको होता है पेलेग्रा। और जो पेलेग्रा है, पेलेग्रा के अंदर में आपको ये तीनों डीज की संभावनाएं देखने को मिलती हैं। इससे मेमोरी लॉस वगैरह जैसा मैंने बताया वो सब भी हो सकता है, चक्कर वक्कर आने लगेगा भाई। विटामिन B5, विटामिन B5 इसको हम लोग बोलते हैं पेंटाथोनिक एसिड, पेंटाथोनिक एसिड। अच्छा, कई बार ऐसा लोग को हमने देखा है कि कई बार कुछ बच्चे होते हैं जिनको समझ में आता है कि अरे सर चक्कर, चक्कर तो मुझे भी आता है सर। तो चक्कर आने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपका B3 कम है, उसके और भी कारण हो सकते हैं। लेकिन अगर B3 कम है तो उसके कारण भी चक्कर आ सकता है, बस इतना कह रहा हूं मैं, है ना। उल्टा दिमाग मत लगा लेना आप लोग कि अरे अब खुद के डॉक्टर बन गए। ये हेल्थ वेल्थ के लिए खुद के डॉक्टर नहीं बनना चाहिए, डॉक्टर की सलाह ले लेनी चाहिए, क्योंकि आपकी लिमिटेड इंफॉर्मेशन कभी कभी बहुत डेंजरस हो जाती है। और आप अपने शरीर के साथ कोई भी खिलवाड़ ना करें तो ही बेहतर है, ठीक है। अरे मैं बता देता हूँ, क्योंकि ना कई बैचेस में ऐसा हो चुका है कि मैं पढ़ाता हूँ और फिर वो उसके हिसाब से दवाइयाँ ले आते हैं, खुद ही डॉक्टर बन जाते हैं। अरे मैं डॉक्टर नहीं हूँ भाई साहब, मैं, मेरा काम है यूपीएससी के हिसाब से साइंस एंड टेक पढ़ाना, है ना। डू नॉट कंसीडर मी एनी फॉर्म ऑफ डॉक्टर। मैं कोई भी प्रेस्क्राइब्ड नोशन में आपको ये सारी चीज़ें नहीं पढ़ा रहा हूँ। और जब भी कुछ भी लेना इन सबसे तो हमेशा डॉक्टर की सलाह पर। विटामिन B5, विटामिन B5 इज पेंटोथेनिक एसिड, पेंटोथेनिक एसिड। ये एक्चुअल में हमारे फैटी एसिड्स, फैटी एसिड और कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करने में हेल्प करता है। अब ये सब क्या है आगे आएगा, आज के ही लेक्चर में आएगा कि फैटी एसिड, कोलेस्ट्रॉल ये सब क्या होते हैं। B5 की कमी से भी आप देखोगे कि आपके अर्थराइटिक पेन, हड्डियों के जोड़ में आपको कई बार ऐसे प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं। अब ये सब तो प्रॉब्लम कॉमन सी है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम की आपके जो भी आपका स्टमक, माउथ, एसोफेगस, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इन सब जगहों पर कोई भी प्रॉब्लम्स अगर आ रही है तो उसको गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम बोल सकते हैं। विटामिन B6 की बात करते हैं, पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन जो है वो बेसिकली आपके इम्यून सिस्टम और खोपड़िया के हेल्थ को कंट्रोल करने में मदद करता है B6। अब इन सब के प्रोडक्शन में कौन हेल्प कर रहा था, आपका B2। तो B2 के साथ B6, B9, B12 सब इंपॉर्टेंट है। तो इसी में समझ सकते हो कि B6 जो है वो हमेशा B9 और B12 के एसोसिएशन में ही काम करता है, मतलब तीनों एक साथ ही काम करते हैं। और इन सबको सिंथेसाइज करने में कौन हेल्प कर रहा है, B2 कर रहा है। इसीलिए सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो, मतलब ये सॉरी विटामिन B कॉम्प्लेक्स वाले, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पर B6 कम हुआ तो आपको कॉन्वल्जन हो, सीजर्स आते हैं, सीजर अटैक्स आते हैं थोड़े थोड़े से, है ना। अनकंट्रोल्ड मूवमेंट ऑफ बॉडी होती है, सीजर अटैक आता है, बहुत बार देखा होगा आपने। लेकिन सारे सीजर का कॉज B6 नहीं है, B6 की कमी नहीं है। नहीं तो बहुत ही आसान होता है यार, क्योंकि बहुत सारे सीजर्स ऐसे होते हैं जो इनक्यूरेबल हैं आज के डेट में, उनको हम लोग नहीं सही कर पा रहे हैं। तो अगर इतना ही होता तो B6 की विटामिन खिला के सही कर देते हम तो, बट नहीं कर पा रहे हैं ना। तो इसीलिए बहुत सारे कारण हो सकते हैं, बट हाँ B6 की कमी से भी सीजर्स आ सकते हैं बॉडी में। फिर ये कार्ब्स, फैट्स और प्रोटीन्स को भी तोड़ने में मदद करता है। फिर विटामिन B7 जो है वो बायोटिन है। ये समझ लो कि जो भी आपका बॉवेल है, बॉवेल, बॉवेल मतलब जो भी आप खाना खाते हो, वो खाना जब आपके पेट में जाता है, इंटेस्टाइन्स में जाता है, तो यहाँ पर बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं। वो बैक्टीरिया उस खाने के साथ मिलके ऑटोमेटिक बायोटिन सिक्रीट करते हैं, बायोटिन बनाते हैं। इसीलिए ये एक्चुअल में क्या करता है, जब भी आपके फैटी एसिड्स को पचाने का काम होता है, तो ये एक एसेंशियल रोल प्ले करता है। अगर यहाँ पर B7 कम हो गया तो आपके बाल जो है वो बहुत ही पतले हो जाएंगे, बहुत ही पतले हो जाएंगे। स्किन में बहुत प्रकार के इन्फेक्शंस दिखने लगेंगे, रैशेस वगैरह डेवलप हो जाते हैं। ये सारे B7 के कंडीशन है। B9 की बात करें तो फोलिक एसिड बोलते हैं इनको। फोलिक एसिड जो है वो अपने आप में न्यूक्लिक सिंथेसिस के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लिक जो है, न्यूक्लिक सिंथेसिस, अब याद करो इस चीज को कि न्यूक्लिक सिंथेसिस की जब भी हम लोग बात कर रहे हैं तो ये आपके आरएनए और डीएनए की बात कर रहा है। तो आपके डीएनए जो हैं वो हेल्दी रहना चाहते हैं, अगर आप खुद चाहते हैं कि आपके डीएनए जो हैं, आपके जेनेटिक मटेरियल जो है वो हेल्दी रहे, तो उस केस में आपको आपका B9 इंप्रूव करना पड़ेगा, B9 जो है इंप्रूव करना पड़ेगा। और ये आरबीसी प्रोडक्शन में भी काम करते हैं। अगर आपका B9 कम हो गया तो आपको एक प्रकार का अनीमिया हो सकता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया का मतलब है कि आपकी आरबीसीज का जो साइज है, उन सेल्स का जो साइज है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। जब भी ये बढ़ता है तो वो अपने ट्रैवलिंग पैसेज में काफ़ी
दिक्कत करता है। सिमिलरली B9 के साथ साथ B12 की बात करते हैं तो B12 भी इसी तरीके से एक प्रॉब्लम देता है जो कि ब्लड से ही रिलेटेड है। इसको हम लोग बोलते हैं B12 की कमी से आपको हो सकता है पर्नीशियस एनीमिया। जो ये पर्नीशियस एनीमिया होती है इससे आपकी आरबीसी की कमी हो जाएगी, मतलब नंबर ऑफ आरबीसी काउंट जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। आरबीसी प्रोडक्शन के लिए ये B12 जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दूसरी चीज और भी है कि आपका एक न्यूरॉन्स जो है, न्यूरॉन्स का जो आउटर कवर है इसको हम लोग बोलते हैं मिलीन शीथ। अब सोचो कि अगर आपका मिलीन शीथ इंपॉर्टेंट नहीं रहा, रॉबस्ट नहीं रहा, तो आपको हमेशा एक प्रॉब्लम आएगी किसी भी चीज को याद करने में। एक्चुअल में ये जो मिलीन शीथ हैं, यही मिलीन शीथ एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के साथ में कनेक्शन के टाइम पर इसी शीथ का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी सेव रहती है, फिर लॉन्ग टर्म मेमोरी बनती है। तो आप ये ध्यान रखना कि अगर आपका मिलीन शीथ अच्छे से फंक्शनिंग नहीं कर रहा है तो आपको भी ब्रेन मेमोरी लॉस ये सारी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो यहाँ पर इसीलिए ये जो इंसुलेटिंग लेयर है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यही है वो मिलीन शीथ जो कि आपकी किसी भी इंफॉर्मेशन को इलेक्ट्रिक इम्पल्स में कन्वर्ट करके एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर करता है। और फाइनली हम लोग पहुंचते हैं विटामिन सी की तरफ। विटामिन सी क्या है हमारे लिए? स्कॉर्बिक एसिड। स्कॉर्बिक एसिड के सोर्सेस आपको सबको पता है, सिट्रस फ्रूट्स खाओ बढ़िया से, बिल्कुल मिर्चे में भी आपको क्या मिलेगा? विटामिन सी मिल जाता है। हम इनफैक्ट ये बोल सकते हैं कि एक हरे मिर्च में इतना विटामिन सी होता है जो कि शायद आपको 2-3 संतरे में ना मिले। तो सिट्रस फ्रूट भी खा सकते हो, और नहीं तो हरी मिर्ची का सेवन अगर आप कर रहे हो तो भी बड़ी बढ़िया बात है यार, विटामिन सी आपका तगड़ा होगा। ऑरेंज, लेमन, टोमेटो, आंवला और कोई भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खा रहे हो तो विटामिन सी आपको मिलता रहता है। आपके टिश्यूज के ग्रोथ और रिपेयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर इसको आप देख सकते हो कि मतलब बहुत सारे आपके स्किन, ब्लड वेसल्स या कार्टिलेज के मेकअप के, मतलब उनके बनने के लिए ये एक विटामिन सी रिस्पॉन्सिबल है। कार्टिलेज वगैरह आप देख सकते हो कि बोन के जो जॉइंट्स मिलते हैं, या फिर मतलब आप ये वाला देख रहे हो, कान का एकदम बिल्कुल सॉफ्ट बोन्स की बात हम कर सकते हैं। ये सॉफ्ट बोन्स वगैरह कैसे हो रहे हैं? विटामिन सी के मदद से ये सारे के सारे आपको बिल्कुल हेल्दी दिखेंगे। फिर सिमिलरली विटामिन सी की कमी हुई तो आपको क्या हो सकता है? स्कर्वी हो सकता है भाई, स्कर्वी, और फिर पेनफुल जॉइंट्स हो सकता है, पेनफुल जॉइंट्स। फिर इसके बाद हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं। देखो विटामिन की बात हमने कर ली। विटामिन वाज वन ऑफ द माइक्रोन्यूट्रिएंट दैट वी हैव टू स्टडी। अब हम लोग थोड़े कुछ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात कर रहे हैं। उनमें सबसे पहला हमारा है कार्बोहाइड्रेट। देखो कार्बोहाइड्रेट की जब भी हम लोग बात करें तो आपको इतना समझ में आना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट जो है एक प्रकार का एक ऐसा कंपाउंड है जो कि आपके लिए एक प्रकार से, जैसे आपके बाइक के लिए, आपके स्कूटी के लिए पेट्रोल है ना, वैसे ही समझ लो आपके लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए, जीने के लिए, आगे चलने फिरने के लिए कार्बोहाइड्रेट्स है। तो यही सबसे मेजर फ्यूल प्रोवाइडर है। तो इसके कई सारे टाइप्स हो सकते हैं, जैसे मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड आर द मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ शुगर। देखो कार्बोहाइड्रेट्स आर अल्टीमेटली फॉर्म ऑफ ग्लूकोज और शुगर, जिसको हम लोग खाते हैं और हमारे शरीर को ग्लूकोज एनर्जी के फॉर्म में मिलता है ये सब चीज। तो ये जो मोनोसैकेराइड्स है ये सिंपलेस्ट फॉर्म, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, डेक्सट्रोज, ये सारी चीजें हैं। जैसे कि फ्रक्टोज जो है वो आपके शहद में मिलता है, ज्यादा मिलता है मतलब। सिमिलरली जैसे ये लैक्टोज है, लैक्टोज तो भी इधर आएगा वैसे। जो ये गैलेक्टोज है, गैलेक्टोज जो है वो सबसे कॉमन दूध में, मिल्क में मिलने वाला आपका एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। सिमिलरली जब आप डाइसैकेराइड्स में आते हो तो डाइसैकेराइड्स दो मोनोसैकेराइड्स को ज्वाइन करने से बनते हैं। तो ये एक ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जो, जैसे लैक्टोज में आपको मिल्क वाला गैलेक्टोज में मिलेगा और ग्लूकोज मिलेगा, दोनों को मिलाते हैं तब लैक्टोज बनता है। फिर माल्टोज तो दो कंपाउंड ऑफ ग्लूकोज को मिलाने से बनता है। सिमिलरली सुक्रोज जो है वो आपका ग्लूकोज और फ्रक्टोज को मिला के बनने से आपका क्या बोलते हैं, सुक्रोज बन जाता है। फिर ओलिगोसेकेराइड्स की हम बात कर सकते हैं। ओलिगोसेकेराइड्स का मतलब है कि इन्हीं सैकेराइड्स, मतलब देखो एक चीज का और ध्यान रखना, इनको हम लोग मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ सैकेराइड्स। कोई सैकेराइड बोलता है या फिर कोई कार्बोहाइड्रेट बोलता है, तो दोनों की बात बिल्कुल सेम है ना। अब यहां पर ओलिगोसैकेराइड्स की जब भी हम बात करते हैं तो 3 से 10 ऐसे शुगर लिंक्स अगर मिल जाएं आपको तो ये क्या बन जाएगा आपके लिए? ओलिगोसैकेराइड। सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका है सोयाबीन इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दैट कार्बोहाइड्रेट विच इज ओलिगो इन नेचर। फिर हम लोग पॉलीसैकेराइड की बात करते हैं। देखो जितना ज्यादा हम लोग खाना वाना खाते हैं वो ज्यादातर हिस्सा जो है वो आपका पॉलीसैकेराइड ही होता है। जैसे कि स्टार्च कहाँ मिलता है? हम लोग जब भी आलू खाते होगे,
आलू के अंदर बहुत सारा स्टार्च होता है, चावल के अंदर बहुत सारा स्टार्च होता है। सिमिलरली हम लोग कोई भी अगर फाइबर खा रहे हैं, जैसे सब्जियां, हरी सब्जियां खा रहे हैं, तो उन सब में भी आप देखोगे कि पॉलीसेकेराइड के फॉर्म में ही सब कुछ हो रहा है। इसमें 10 से ज़्यादा कंपाउंड्स, शुगर कंपाउंड्स एक साथ कॉम्प्लेक्स तरीके से मिलके चलते हैं। अब सोचो कि जब भी हम ये सब खाते हैं तो हमारे शरीर को इनको ब्रेक डाउन करके वापस से उसको मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी वो हमारा शरीर इस्तेमाल कर पाएगा एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। तो अब यही सारी चीज़ें अब हमें समझनी थी कि कैसे आखिरकार ये सारा काम होता है। इन सब में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है हमारा इंसुलिन। इंसुलिन कहाँ पर मिलता है? हमारे पैनक्रियाज में मिलता है। तो ये हमारा पैनक्रियाज है, और पैनक्रियाज के अंदर में हमारी ये जो ग्रीन ग्रीन कलर के आप देख रहे हो, दीज आर द ग्लूकोज मॉलिक्यूल इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। अब यहाँ पर इंसुलिन जो है, इंसुलिन एक प्रकार का ऐसा हार्मोन है जो कि हमारा पैनक्रियाज सिक्रीट करता है इन ऑर्डर टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ दिस ग्लूकोज एंड एट द सेम टाइम टू पुश देम इनसाइड द सेल्स, कि भाई साहब जाओ ग्लूकोज, जाओ एनर्जी प्रोड्यूस करो, जल्दी से करो, और इन टर्न हमें इस इंसान को एनर्जी देना है। इतना बड़ा सिस्टम चल रहा है भाई साहब, इसके पूरे शरीर का सिस्टम हमें देखना है। तो ये ग्लूकोज जो है वो सेल्स की तरफ धक्का देके कौन भेजता है? इंसुलिन भेजता है। देर आर प्लेंटी ऑफ टाइम्स जब हम लोग ग्लूकोज इनटेक बहुत ज़्यादा ले लेते हैं, जैसे कि हमने 2-4 रसगुल्ला एकदम खींच के खा लिया बिना सोचे समझे कि हमारे शरीर का ग्लूकोज लेवल अगर बढ़ गया तो हम करेंगे क्या? तो ऐसे सिचुएशन में इंसुलिन पागल हो जाता है, यार इस इंसान ने बिना सोचे समझे इतना मीठा खा लिया, अब क्या करें? तो जितना भी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ, अब आप बैठ के खा रहे हो मान लो, है ना, आपके शरीर को एनर्जी की जरूरत भी नहीं है, वो आपने एकदम खींच के खा लिया तेजी से, तो उस सिचुएशन में जितना भी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल बचता है वो लीवर को ट्रांसफर कर दिया जाता है। लिवर जो है वो टेम्पररीली उन ग्लूकोज को स्टोर करने का भी काम करता है। तो यहां पर देख सकते हो कि लीवर को वो स्टिमुलेट करता है जिससे कि वो एक्स्ट्रा ग्लूकोज स्टोर कर ले। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलाइसिस। और जो ग्लूकोज बेसिकली स्टोर होता है लीवर के अंदर, उसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है। ठीक है, तो यहां पर ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनता है, और ग्लाइकोजन जो है वो ग्लाइकोजन इस लीवर में स्टोर हो जाता है। जब भी जरूरत पड़ेगी तो लीवर हम लोग को वापस से इसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करके देता है। फिर यहां पर इंसुलिन सेंसिटिविटी एक कॉन्सेप्ट है। इंसुलिन सेंसिटिविटी, ये बेसिकली क्या होता है कि कई बार आपका इंसुलिन जो है वो आप जब बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं, या फिर अगर आपको डायबिटीज़ की जैसे समस्या है, तो उस टाइम पर इंसुलिन सही तरीके से फंक्शन नहीं कर पाता है। ऐसे सिचुएशन में अगर एक हद तक आपका इंसुलिन जो है वो आपके ग्लूकोज लेवल को मेंटेन कर पाता है, अगर ये मेंटेनेंस लेवल टूट गया तो उसको हम लोग बोलते हैं कि भाई साहब आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी कम हो गई, मतलब कि आपके अंदर इंसुलिन रेसिस्टेंस पैदा हो चुका है, जिसके थ्रू इंसुलिन अब काम करने से मना कर दे रहा है। अब आपके शरीर के ग्लूकोज लेवल स्पाइक भी कर सकते हैं और एकदम नीचे भी जा सकते हैं। यहां पर अब हमें एनर्जी कौन देगा, सेल्स तक कौन भेजेगा? बड़ी दिक्कत की बात है यार। तो इसीलिए आप समझ लो कि जब भी आपको इंसुलिन रेसिस्टेंस या फिर इंसुलिन सेंसिटिविटी की कमी समझ में आए, तो समझ लो कि आपके पास एक बीमारियों का भंडारा आने वाला है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिक सिंड्रोम बोलते हैं। मेटाबॉलिक सिंड्रोम मतलब कि कॉन्स्टिलेशन ऑफ सिम्टम्स आते हैं, आपको कॉन्स्टिलेशन ऑफ प्रॉब्लम्स आएंगे। टाइप 2 डायबिटीज़, हाई बीपी, कार्डियोवास्कुलर डिसीज, हार्ट अटैक टाइप का, है ना, हाई ब्लड प्रेशर, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं आपको अगर आपने ग्लूकोज लेवल मेंटेन नहीं किया तो। कार्बोहाइड्रेट के बाद हम लोग नेक्स्ट अगर देखते हैं प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन क्या चीज़ है यार? देखो, प्रोटीन हमारे शरीर में ना बड़ी एसेंशियल तरीके से चाहिए होती है, और हम लोग इसको अमीनो एसिड के फॉर्म में देखते हैं। प्रोटीन क्या है अगर कोई आपसे पूछता है तो आप सिंपली बता सकते हो कि प्रोटीन अमीनो एसिड का एक चेन है। अमीनो एसिड का एक चेन है। तो यहां पर आप देख सकते हो दिस इज ए प्रोटीन चेन ऑफ एमिनो एसिड, और इसके बीच में यहां पर ये 2 एमिनो एसिड जो है बीच में अपने एक बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। अब याद करो वो क्लास जब मैंने आपको समझाया था कि हाउ दीज प्रोटीन्स आर फॉर्म्ड इनसाइड आवर सेल्स। जब हमारे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के अंदर में जो भी प्रोटीन्स की रेसिपी लिखी है वो डीएनए को एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए के पास में भेजता है। मैसेंजर आरएनए वापस इसको ग्लूकोज के पास में ले जाता है, और राइबोसोम के पास में ले जाता है, और ये राइबोसोम बेसिकली इन प्रोटीन को इन चेन्स के फॉर्म में, इन मोतियों के हार के जैसे प्रोड्यूस करने की कोशिश करता है। वंस इट इज मेड, प्रोटीन अपने आप को रीस्ट्रक्चर करता है, ट्विस्ट करता है, और एक फाइनल शेप देता है। और नॉर्मली ये हमारा जो कॉम्प्लेक्स सा स्ट्रक्चर बनता है, इसको हम लोग प्रोटीन बोलते हैं। और जब भी हम लोग इस प्रोटीन को खाते हैं तो हमारा शरीर वापस से इनको अमीनो एसिड्स के छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है, और फिर यही हम लोग इसका इस्तेमाल डायरेक्टली प्रोटीन के फॉर्म में करते हैं। फिर तो ये अमीनो एसिड क्या है भाई? अमीनो एसिड आप देख सकते हो, ये एक फॉर्मूला है
यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक COOH ग्रुप है। COOH हमने हमेशा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एसिडिक ग्रुप के लिए पढ़ा है। तो यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप भी है। सिमिलरली आप यहाँ पर H2N, जैसे कि H2N जो है वो एक ऐसा कंडीशन है जिसको हम लोग अमोनिया से रिलेट करते हैं, तो ये इसका अमीनो पार्ट है। सिमिलरली यहाँ पर एक R साइड चेन है, वो साइड चेन CH2 CH2 CH3 ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ता रहता है। तो वो कितने भी लंबे चेन्स का होता है, जितना लंबा चेन होगा वो उसी हिसाब से डिफाइन होता है कि वो कौन सा प्रोटीन है। अब देखो यहाँ पर हमेशा याद रखना कि यहाँ पर एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर हो रहा है। तो यहाँ पर नेचर में तो वैसे देखो सैकड़ों ऐसे एमिनो एसिड्स होते हैं, लेकिन हमारे शरीर में सिर्फ और सिर्फ 20 एमिनो एसिड्स हैं जिनका इस्तेमाल करके उन्हीं एमिनो एसिड्स का, वो मोतियां हैं एमिनो एसिड है ना, तो उन मोतियों के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को मिला मिला के कौन सा कब कहाँ पर फिट करना है, उससे हमारा शरीर अनगिनत प्रकार के प्रोटीन्स जितनी भी उसको ज़रूरत है वो सब बना लेता है। तो यूं तो अमीनो एसिड सैकड़ों प्रकार के होते हैं, लेकिन हमारे शरीर के अंदर बस 20 प्रकार के अमीनो एसिड्स की रिक्वायरमेंट है। उन्हीं 20 प्रकार के अमीनो एसिड्स के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से हमारा शरीर अलग अलग तरीके से प्रोटीन सिंथेसाइज कर लेता है। तो यहाँ पर जो ये 20 प्रकार के अमीनो एसिड्स हैं, अगर हम उनको क्लासिफाई करेंगे तो सम अमीनो एसिड्स आर नॉन एसेंशियल इन नेचर, सम अमीनो एसिड्स आर एसेंशियल इन नेचर, और कुछ ऐसे भी अमीनो एसिड्स होते हैं जो कि कंडीशनली एसेंशियल होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो जो नॉन एसेंशियल है वो नॉन एसेंशियल इसलिए कहलाया जा रहा है कि इनकी ज़रूरत इसलिए हमें नहीं है क्योंकि ये सारा का सारा प्रोटीन हमारा बॉडी खुद बना लेता है। जैसे कि अभी हम लोग कुछ प्रोटीन्स की बात अभी देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमारे लिए क्या होता है कि कुछ ऐसे अमीनो एसिड्स होते हैं जो कि हमारा शरीर कभी भी बना ही नहीं पाएगा। ऐसे सिचुएशन में हमें उनको बाहर से लेना पड़ता है। तो ऐसे जो कि हम सिर्फ और सिर्फ खाने से ले सकते हैं वो हमारे लिए एसेंशियल अमीनो एसिड बना देता है। कुछ कंडीशनली एसेंशियल इसलिए है कि अगर हमारा शरीर हेल्दी रहा तब तो वो बना लेगा, लेकिन अगर हेल्दी नहीं रहा तो वो नहीं बना पाएगा। तो ऐसे में 6 प्रकार के हमारे अलग अलग प्रोटीन्स आते हैं। अब यहाँ पर यह ध्यान देना कि कोई इंसान बहुत भूखा है, कोई प्रेग्नेंट महिला है, तो इन सभी सिचुएशंस में आप इन सभी कंडीशनली एसेंशियल अमीनो एसिड्स का भी सेवन मतलब करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उस कंडीशन में हमारा शरीर जो है वो उनको नहीं बिल्ड कर पाता है। ठीक है भाई, इतनी बातें अगर हम लोगों को समझ में आ गई तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं फैट्स के बारे में। फैट्स क्या चीज़ है यार? फैट्स जैसा हमने पहले भी पढ़ा था कि फैट्स अपने आप में थोड़े मतलब अजब गजब चीज़ है। फैट्स जो है बेटा वो आपके लिए सबसे खतरनाक प्रकार से टेस्ट और टेक्सचर देते हैं किसी भी खाने का। तो जैसे आप लोग समोसा देखते ही आपके आंखों में जो है एकदम डॉलर सिंबल बन के आंख बाहर आ जाती है, जीभ नीचे लटक जाता है और आपको लगता है अरे समोसा, ये जलेबी, ये समोसा और जलेबी का बेटा जो फ्लेवर है, जो टेस्ट है और जो उसका टेक्सचर है, ये सब के पीछे जो शानदार एक रोल प्ले करने वाला एजेंट है उसको हम लोग बोलते हैं फैट। तो यूजुअली आपने देखा होगा कि यहां पर वैसे तो देखो फैट जो है वो भी 2 प्रकार के हैं, एक है सैचुरेटेड और एक है अनसैचुरेटेड। लेकिन ये फैट एक्चुअल में है क्या? ये फैट का जब भी हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं तो बेसिकली हम लोग समझते हैं कि देखो ये वो ही फैट्स हैं जिनके अंदर ये एडेक वाले विटामिन सॉल्युबल होंगे, इसलिए खाना जरूरी है, फैट खाना जरूरी है। और यहां पर हम लोग देखते हैं कि एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल है और अपने ये ग्लिसरॉल के मॉलिक्यूल में ये 3 फैटी एसिड्स लगाए पड़ा है ना। 3 फैटी एसिड, जरूरी नहीं हर बार 3 हो, कभी 1 होते हैं, कभी 2 होते हैं, ज़्यादातर केसेस में 3 होते हैं। तो हम लोग इसीलिए इसको ट्राइग्लिसराइड्स भी बोलते हैं। मतलब फैट्स क्या है? फैट्स हमारे शरीर में के लिए एक ट्राइग्लिसराइड्स हो सकते हैं। तो ट्राइग्लिसराइड्स में ये जो 3 फैटी एसिड का जो चेन है, इसके अंदर हम लोग कुछ ऐसे कार्बन एटम्स के चेन देखते हैं। देखो एक सिलसिला ये है कि जब सारे के सारे कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, अगर सारे के सारे वैलेंसीज ऑलरेडी फिल्ड हैं, सब हाइड्रोजन से बिल्कुल इक्विप्ड है और हाइड्रोजन हम इसके अंदर नहीं डाल सकते हैं, उसको हम लोग बोलेंगे क्या? सैचुरेटेड फैटी एसिड। क्या बोलेंगे भाई? सैचुरेटेड फैटी एसिड। ये क्या है? फैटी एसिड है ना, ये वाला चेन, उसी चेन की बात हो रही है, सैचुरेटेड फैटी एसिड। और उस केस में जो भी हमारा फैट बनेगा वो भी सैचुरेटेड कहलाएगा। सिमिलरली हमारे यहाँ पर कुछ ऐसे सिचुएशंस भी हैं जहाँ पर बीच बीच में कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड दिखता है। तो अगर हमने डबल बॉन्ड तोड़ के सिंगल बॉन्ड करा दिया इनका, तो वहां पर अलग अलग और भी हाइड्रोजन पैदा हो सकते हैं और हाइड्रोजन लग सकते हैं। जैसे कि इस सीक्वेंस में अगर आप देखोगे तो इस सीक्वेंस में सबके वैलेंसीज 4 के 4 फुलफिल हैं, लेकिन हम यहां पर ये 4 और हाइड्रोजन इसके अंदर में घुसा सकते हैं, मतलब ऐड करा सकते हैं। ऐसे सिचुएशन में इसीलिए हम इसको अनसैचुरेटेड बोलते हैं।
सर दोनों में अंतर क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं ये सब, इतना केमिस्ट्री तो हमने कभी ज़िंदगी में नहीं पढ़ा था। कोई बात नहीं, समझ लेते हैं क्यों पढ़ रहे हैं। देखो, जब भी सैचुरेटेड फैट की हम लोग बात करते हैं तो सैचुरेटेड फैट में सारे के सारे सिंगल बॉन्ड होंगे, और इसके वजह से जो भी ये जो आपका आपका फैटी एसिड का जो लिम्ब बन रहा है, एक आर्म बन रहा है, ये बिल्कुल सीधा और स्ट्रेट और रिजिड होता है, ये मूव नहीं करता है। अब ऐसे ऐसे लचक नहीं है इसके अंदर, है ना, मेरे हाथ में भी नहीं है वैसे, ये लचक नहीं है इसके अंदर, तो इसीलिए ये कहीं पर भी चलेगा। अगर हमारे ब्लड वेसल्स में ट्रैवल कर रहा है तो ये हमारे ब्लड वेसल्स में ब्लॉक कर देता है। तो सैचुरेटेड फैट्स जो होते हैं, सैचुरेटेड फैट्स जैसे कि आपका डालडा घी मतलब बोले तो वनस्पति घी, तो जो वनस्पति घी जिसमें आपने देखा होगा कि भाई साहब इतना हार्ड हो जाता है, कमरे कमरे रूम टेम्परेचर में भी आप देखोगे तो दिस इज हार्ड सॉलिड, ये सारे के सारे सैचुरेटेड फैट्स होते हैं। उनको पहले मुझे याद है कि डालडा या फिर वनस्पति घी जो आता था उसको मतलब घर पर 15 किलो का कभी एक डब्बा आता था, है ना, उस टाइम पर यार ऐसा था कि इकट्ठा ही ले लेते थे पिताजी हमारे। तो उसको निकालने के लिए भाई साहब एक लोहे का अलग से औजार बनवाया गया, जिससे कि अगर वो फैट निकालना है तो उसको ऐसे फंसा के हथौड़ी से 3-4 बार मारो तो उसका एक टुकड़ा बाहर निकलता था। उसको कढ़ाई में जैसे ही डालोगे तो एक टेम्परेचर के बाद वो मेल्ट हो जाता था, है ना। फिर उसमें बढ़िया पूड़ियाँ तलती थी, उसके बाद भटूरे तलते थे, समोसे तलते थे, है ना, ये सब बड़े चलते थे। तो ये सारे के सारे फैटी एसिड सबसे नुकसानदायक हो सकते हैं। जो इतने सॉलिड है, पत्थर जैसे सॉलिड हैं, वो बहुत ही नुकसान करते हैं, आपके शरीर के लिए भी बहुत नुकसान करते हैं। दूसरा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का क्या क्या खासियत है, इसमें जब भी अनसैचुरेटेड होंगे तो कार्बन कार्बन के बीच में कहीं कहीं पर डबल बॉन्ड मिल जाएगा। तो जहां पर भी हम लोग बोल रहे हैं डबल बॉन्ड मिलता है, वहां से ये कार्बन का जो लिम्ब है ये सीधा नहीं चलता, ये मुड़ जाता है वहां से, है ना, वहां से ये मुड़ जाता है। तो जब भी ये मुड़ता है तो इसके ना बड़े अजीबोगरीब शेप्स हो जाते हैं, अजीबोगरीब, जैसे ऐसा शेप हो जाएगा मुड़ मुड़ के। तो अगर ऐसा शेप है तो अब आप ये मत सोचो कि अरे सर ये तो कांटे जैसा निकल गया तो हमारे ब्लड वेसल्स में फंस जाएगा, अरे नहीं, ये सॉफ्ट हो जाते हैं। फिर ऐसे सिचुएशन में ये सॉफ्ट नेचर के होते हैं, और इनके भी बीचों बीच से कई बार हमारे ब्लड्स के जो रेड ब्लड सेल्स या दूसरे ब्लड्स के फॉर्म है वो सब ट्रैवल करते हैं इजीली। तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हमारे लिए ज़्यादा सही होता है, क्योंकि ये हम लोग को खुला खुला माहौल देता है हमारे वेसल्स के अंदर में, जहाँ से ब्लड वर्ड आराम से फ्लो कर सकते हो। इसलिए तो बोलते हैं सैचुरेटेड फैट खाने वाले लोगों के लिए हार्ट अटैक जल्दी आता है। क्यों जल्दी आता है भाई साहब, इतना सैचुरेटेड फैट खा लेते हैं कि उनका ब्लड वेसल ही चोक कर जाता है ऐसे फैट्स के जमा होने के कारण में। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि 1 और मोर डबल बॉन्ड्स ऑफ कार्बन एटम यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, बेंड हो जाता है, और ये इतने अच्छे से पैक नहीं होते, ये बहुत तगड़ा पैक होता है, इसीलिए खतरनाक होता है। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि कई बार हम लोग को कुछ कुछ एलिमेंट्स मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के तौर पर दिखते हैं। मोनो अनसैचुरेटेड का मतलब है कि उनके अंदर एक ही सिंगल डबल बॉन्ड है, सॉरी एक ही डबल बॉन्ड है, मोनो है, वो एक ही मोनो अनसैचुरेटेड है, मूफा। कुछ पॉली हो सकते हैं, कई बार उनके डबल बॉन्ड्स मिल सकते हैं, तो उनको बोलते हैं पूफा। मूफा और पूफा, ऑलिव ऑयल, कैनोला ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, कॉर्न ऑयल, लिनोलेइक एसिड जो होता है, ये सब के सब जितने भी हैं ये सब हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। इन सब का सेवन आप बहुत ही धड़ल्ले से कर सकते हो। इसीलिए तो आपने देखा होगा ना कि वहाँ पर हम लोग कैनोला ऑयल आजकल बड़ा चलन में है भाई साहब। फिर इसके बाद हम लोग ऑलिव ऑयल खाते हैं। ऑलिव ऑयल आप सबको पता है कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है हेल्दी रहने के लिए, कि ऑलिव ऑयल खाना चाहिए। अब यहाँ पर एक मुद्दा ये आता है कि जो हमारा कार्बन कार्बन के बीच का डबल बॉन्ड है वो एक ही साइड में दोनों हाइड्रोजन लगा के बैठा है, या फिर ऑपोजिट साइड में कार्बन लगा के हाइड्रोजन लगा के बैठा है। तो जब भी एक ही साइड में हाइड्रोजन है तो उसको हम लोग सिस फॉर्मेशन बोलते हैं, और दूसरे तरफ हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। आपको पता होगा कि चिप्स के पैकेट पर हम लोग के हमेशा लिखा होता है कि इसके अंदर ट्रांस फैट्स इन्वॉल्व नहीं है। ट्रांस फैट क्या चीज़ है यार, देखो ट्रांस फैट एक ऐसा खतरनाक फैट है जिसके अंदर डबल बॉन्ड होते हुए भी ये बिल्कुल स्ट्रेट और भी ज़्यादा रिजिड, पत्थर जैसा रिजिड हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसके हाइड्रोजन्स दोनों अलग अलग डायरेक्शंस में हैं, तो ये बिल्कुल सीधा बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है, बिल्कुल स्ट्रेट रहता है। तो इसका जो पैकिंग है, ये पैकिंग और भी बड़ा ही तेजी से बहुत ही सॉलिड हो जाता है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि यार ट्रांस फैट नहीं खाना चाहिए हम लोग को। अब ये भी समझते हैं कि जो फैट है वो हमारे शरीर में कैसे टूटता उठता है। देखो, जो भी हमारा फैट होता है जैसे ही हमारे शरीर के अंदर आता है तो हमारे शरीर बाइल सॉल्ट प्रोड्यूस करता है। ये बॉइल सॉल्ट के चलते इमल्सिफिकेशन, मतलब कि इनका ब्रेकडाउन होता है और ये छोटे छोटे फैट्स में टूट जाते हैं। इनको हम लोग इमल्सिफाइड फैट्स बोलते हैं। फिर हमारे पैनक्रियास से एक लाइपेज एंजाइम है, वो सिक्रीट होता है। ये बेसिकली ये जो लाइपेज एंजाइम है, ये लाइपेज एंजाइम इन्हीं
स्मॉल फैट्स पर ये टूटते हैं और वापस से ये फैट को ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में तोड़ते हैं, फिर हमारा शरीर इनको इस्तेमाल में ले आता है। याद रखना कि जब भी हम लोग ट्रांसफैट खाते हैं तो ट्रांसफैट नुकसान इसीलिए करता है क्योंकि अपने पैनक्रियास के द्वारा सिक्रेट किया हुआ लाइपेस एंजाइम के औकात के बाहर चला जाता है कि उस इमल्सिफाइड फैट को, जो कि बहुत ही तगड़ा ट्रांसफैट है, उसको ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स में तोड़ना। तो ना ही वो जल्दी टूटता है और ना ही हम उसका सेवन का कुछ भी फायदा उठा पाते हैं, और उल्टा वो हमारे वेसल्स को चोक अलग कर देता है। फिर अगला जो टॉपिक फैट से ही रिलेटेड एक वर्ड हम लोग हमेशा पढ़ते हैं वो है लिपिड। देखो लिपिड का क्या मतलब है। लिपिड का मतलब यह है कि एक प्रकार का एक ऐसा अम्ब्रेला टर्म है जिसके अंदर फैट्स तो आते ही हैं, साथ ही साथ यहां पर कोलेस्ट्रॉल और ऑयल्स भी इंक्लूड हो जाते हैं। तो अगर एक अम्ब्रेला टर्म देखना है फैट्स, कोलेस्ट्रॉल, ऑयल्स, इन सबको मिला के, तो हम लोग उसको लिपिड बोलते हैं। अब पता नहीं आपको ये बात याद है कि नहीं याद है, लेकिन जब भी हम लोग अपने सेलुलर स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे और सेलुलर स्ट्रक्चर में हमने सेल्स के बारे में बात किया था, तो हमने बात किया था कि एक ऐसा आपके सेल के अंदर ही एक ऐसा सेल ऑर्गेनेला है जो कि लिपिड प्रोडक्शन में हेल्प करता है। अगर आपने नीचे कमेंट सेक्शन में बता दिया यार, तो सच्ची बता रहा हूं कि मुझे इतनी खुशी होगी, इतनी खुशी होगी कि मैं बता नहीं सकता। मुझे समझ में आ जाएगा कि मेरा पढ़ाना जो है वो सार्थक हो रहा है आप लोगों के लिए। लेकिन अगर आपको नहीं याद है तो आप समझ लेना कि चलो मेरा नाराज़गी तो आपको क्या ही असर करेगा, लेकिन आप अपने आप से कितना बड़ा झूठ बोल रहे हैं कि मुझे सब कुछ आ रहा है, मैं पढ़ रहा हूँ, वो बड़ी बात होती है। तो इसीलिए बिना भूले जरा नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि लिपिड्स जो हैं, लिपिड्स ऐसे कौन से सेल ऑर्गेनेलास थे जहां पर ये लिपिड्स वो प्रोड्यूस करने का काम करते थे, है ना। न्यूक्लियस के जैसे ही बाहर आते थे तो वहां पर कुछ कुछ स्ट्रक्चर्स दिखते थे, उन्हीं में से एक है। फिर उसके बाद यहां पर हम लोगों ने पढ़ा था कि देखो ये जो लिपिड है, ये लिपिड बेसिकली हमारे सेल मेम्ब्रेन का पार्ट है। हम लोगों ने पढ़ा था फॉस्फोलिपिड से बना होता है हमारा सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारे लिए, हमने ये भी पढ़ा था कि इट इज सेलेक्टिवली परमिएबल। क्या आना है क्या नहीं आना है वो कौन डिसाइड करता है? हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन डिसाइड करता है। और सेल मेम्ब्रेन बना किससे है? लिपिड से। तो लिपिड इज द अल्टीमेट कंपाउंड विच इन्वॉल्व्स इन द सिलेक्शन ऑफ कि क्या हमें चाहिए क्या नहीं चाहिए, है ना, विच डिसाइड्स व्हाट कम्स इन एंड व्हाट गोज आउट। अब इसीलिए जब भी हमारे प्रॉपर नर्वस सिस्टम की फंक्शनिंग की बात आती है तो भी ये काम करते हैं, ये भी मिलीन शीथ के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, है ना। इसके पहले जरा बताना नीचे हमें कमेंट सेक्शन में, मिलीन शीथ का एग्जांपल हमने और कब दिया था आपको? बी कॉम्प्लेक्स में दिया था, इतना तो मैं ही चलो हिंट दे देता हूं आपको। फिर अगला हमारा कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल की बात अगर हम लोग करते हैं, लिपिड की बात हो गई, कोलेस्ट्रॉल इसमें एक टर्म आया था उसको भी समझते हैं। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? वैक्सी फैट, बहुत ही वैक्सी फैट होता है और हमारे ब्लड में मस्त घूमता टहलता है ना। बाइल जूस के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है। विटामिन डी जो होता है इसका फॉर्मेशन जो सन के प्रेजेंस में होता है वो भी कोलेस्ट्रॉल के फॉर्म में होता है। तो कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में चाहिए है, लेकिन कोलेस्ट्रॉल इज लाइक गुड तालिबान एंड बैड तालिबान। देयर आर सर्टेन कोलेस्ट्रॉल दैट आर गुड कोलेस्ट्रॉल एंड देयर आर सर्टेन कोलेस्ट्रॉल दैट आर बैड कोलेस्ट्रॉल। तो गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल भी होता है। तो यहां पर हम लोग देखते हैं कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल। तो ये जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल है, दीज आर द बैड कोलेस्ट्रॉल्स। ये हमारे शरीर में नहीं चाहिए हमें। क्यों? क्योंकि ये हमारे फैटी बिल्डअप्स में कंट्रीब्यूट करते हैं भाई साहब, हमारे आर्टरीज को चोक करने का काम करते हैं, हमारे आर्टरीज को पूरा पतला बना देते हैं और उसमें इतना मोटा मोटा हिस्सा चलता है। ये हार्ट अटैक के लिए बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर आपके शरीर में ये एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो है, एलडीएल लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अगर बढ़ गई तो हार्ट अटैक आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सिमिलरली एचडीएल कोलेस्ट्रॉल इज द गुड कोलेस्ट्रॉल। क्यों? क्योंकि ये वही अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल है जो कि अपने जुड़वा भाई एलडीएल कोलेस्ट्रॉल की को कम करता है। इसको कम करने में इसका अच्छा खासा हाथ है। इसीलिए अगर आपके शरीर में एचडीएल कोलेस्ट्रॉल की कमी हो गई तो उस केस में भी आपका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल हार्ट अटैक लाने के कई सारे आसार बना देता है। तो आप बोल सकते हैं डेडली कॉम्बिनेशन क्या है सर? डेडली कॉम्बिनेशन ये है, पढ़ो यहाँ पर। अगर आपके शरीर के अंदर हाई ग्लिसराइड है, हाई ग्लिसराइड क्या है? फैट्स आपके यहाँ पे बड़ा सैचुरेटेड फैट बढ़िया खा रहे हो। फिर आपका लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन मतलब बैड कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा है और गुड कोलेस्ट्रॉल बहुत ही कम है। तो दिस इज द डेडली कॉम्बिनेशन फॉर हार्ट अटैक। एक बढ़िया रेसिपी है टू गो फॉर हार्ट अटैक अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो जाएं
तो आप देख सकते हो कि हार्ट अटैक आने के कौन कौन से चांसेस आप देख सकते हो यहाँ पर। फिर सोर्सेज की हम लोग बात करते हैं तो ब्लड कोलेस्ट्रॉल होता है और कुछ डाइटरी कोलेस्ट्रॉल होता है। देर आर सर्टेन कोलेस्ट्रॉल्स जो कि आपके लीवर से बन के आता है, और कुछ कोलेस्ट्रॉल हम लोग एनिमल प्रोडक्ट जब भी मीट, एग, चीज़, एग खाते हैं तो अपने खाने वाने से लेके आते हैं। इसके बाद अब हम लोग डिसीजेस की तरफ आगे बढ़ेंगे। हेल्थ वाला पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। हेल्थ के बाद डिसीजेस में सबसे पहला जो टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं वैक्सीनेशन का। ये वैक्सीनेशन क्या चीज़ है इसको भी जरा समझते हैं। वैक्सीनेशन का मतलब है ये है कि कभी भी कोई भी वायरस जैसे आपके सामने ये जो वायरस है ये है बैक्टीरियोफेज वायरस। बैक्टीरियोफेज वायरस, कोई भी वायरस अगर आप देखते हो तो मैं उसको हमेशा क्या बोलता हूँ, जिंदा लाश बोलता हूँ। क्यों जिंदा लाश बोलता हूँ? क्योंकि इसके अंदर कोई भी ऐसा सेल ऑर्गेनेलास प्रेजेंट ही नहीं है जिसके बेसिस पर ये अपना खाना खुद बना सके, सरवाइव कर सके, एक्सक्रीट कर सके, कुछ फंक्शन कर सके, कुछ भी नहीं है। इसके पास बस एक चीज़ है और वो है इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल। ये जेनेटिक मटेरियल और इसके आजू बाजू में जो ये पूरा स्ट्रक्चर देख रहे हो ये किसी न किसी प्रोटीन का बना होता है। तो यहाँ पर इसको हम लोग कैप्सिड सेल बोलते हैं, ठीक है। तो ये इसका प्रोटेक्टिव लेयर है। ये प्रोटेक्टिव लेयर के अंदर में जेनेटिक मटेरियल, दैट्स इट, यही वायरस है ना। वायरस और कुछ नहीं बल्कि ये कोई जिंदा चीज नहीं है। ये अगर आपके शरीर के बाहर है या किसी भी ऑर्गेनिज्म के शरीर के बाहर है तो वो जिंदा लाश जैसा है, वो कुछ नहीं कर पाएगा आपका। बट द मोमेंट इट इज इनसाइड योर बॉडी, उस केस में ये आपके शरीर में तबाही मचा सकता है। क्यों? क्योंकि इसका सबसे पहला काम ये है कि अपने जेनेटिक मटेरियल को आपके जेनेटिक मटेरियल के साथ फ्यूज कर देना, और एक बार फ्यूज हो गया तो इट इज लाइक हाईजैकिंग द सेल। हाईजैकिंग द सेल का मतलब क्या है कि उसने, जैसे अवतार मूवी देखी थी ना, अवतार में क्या करते थे, अपनी चुटिया का बाल जो है वो जानवर के चुटिया में मिला देते थे और फिर मन ही मन में बात करते थे, जैसा वो चाहते थे जानवर वैसा करता था। तो वैसे ही समझ लो ये अपनी चुटिया, इनकी चुटिया क्या है भाई, ये इनका जेनेटिक मटेरियल है। ये जेनेटिक मटेरियल अगर आपके सेल के जेनेटिक मटेरियल के अंदर से मिला देंगे तो भाई साहब जैसा ये चाहेंगे वैसा ही काम होगा। फिर आपका पूरा सेल जो है वो हाईजैक हो गया। फिर आपका सेल अपने जैसा काम नहीं कर पाएगा, फिर ये जो बोलेंगे वही काम करेगा। तो ये बोलेंगे कि हमारे जैसे और प्रोड्यूस करो भाई, हमारा जो ये जेनेटिक मटेरियल का सीक्वेंस है इसकी कॉपी बनाओ, तो बनाएगा कॉपी, क्योंकि मैसेंजर आरएनए बनाना तो हमें आता ही है। तो मैसेंजर आरएनए मतलब ट्रांसक्रिप्शन की मदद से खूब सारे ऐसे जेनेटिक मटेरियल बनने लगेंगे। फिर ये बोलेगा कि हमारा तो ये कैप्सिड है। कैप्सिड क्या है? प्रोटीन है। प्रोटीन कौन बना सकता है? राइबोसोम बना सकता है। तो वो उसकी कोडिंग भी भेज देता है तुरंत के तुरंत कि भाई साहब ये लो प्रोटीन बनाओ एकदम वैसे का वैसे ही। तो प्रोटीन और बाद में जेनेटिक मटेरियल दोनों जब मिलते हैं वापस से नया वायरस बन जाता है। और नया वायरस एक साथ इतना तेजी से मल्टीप्लाई करता है कि एक केस आता है जब ये पूरा एक सेल फट जाता है आपका, इतना सारा वायरस इसके अंदर घुसने लगता है। तो जब ये फटता है तो लाखों जो ऐसे वायरसेस हैं ये लाखों दूसरे सेल्स में जाते हैं और फिर वहां पर भी लाखों अलग अलग सेल्स लाखों अलग अलग वायरसेस प्रोड्यूस करते हैं। तो एकदम से एक्सप्लोजन होता है भाई साहब वायरस का। तो आप देखोगे इसीलिए जब भी कभी कैंसर या फिर कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम्स हो रही है तो उस केस में जो भी आपके वायरस सेल्स होते हैं, वायरस सेल्स जो भी हैं मान लीजिए, वो बहुत तेजी से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अब जैसे बात आप लोग कोरोना वायरस का ही कर लो। कोरोना वायरस, ये देखो कोरोना वायरस दिखने में इतना बढ़िया लग रहा है कि बढ़िया खाऊंगा तो टेस्टी लगेगा, लेकिन यहाँ पर जो आप रेड चीज़ें देख रहे हो ये रेड एक्चुअल में इसके स्पाइक प्रोटीन्स होते हैं। तो अब एक बात का ध्यान देना कि अगर कोई भी हम लोग वायरस की बात कर रहे हैं तो उसके जेनेटिक मटेरियल दो प्रकार के हो सकते हैं। एक कि उसका जेनेटिक मटेरियल ऑलरेडी डीएनए स्ट्रक्चर में हो, डीएनए बोले तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, और दूसरा जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए में हो सकता है। अब ये सोचो कि अगर हमारा जेनेटिक मटेरियल बात हो तो हमारा जेनेटिक मटेरियल कैसा है भाई, क्या सिंगल स्ट्रैंडेड है या डबल स्ट्रैंडेड है? तो आप बोलोगे सर हमारा जेनेटिक मटेरियल तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के फॉर्म में है। तो जायज सी बात है कि अगर कोई भी आरएनए वायरस हमारे शरीर के अंदर में घुसता है तो सबसे पहले आरएनए वायरस क्या करेगा, इस आरएनए को सबसे पहले डीएनए में कन्वर्ट करेगा, और इस प्रोसेस में वो एक प्रोसेस अपनाता है जिसको हम लोग बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए टू आरएनए कन्वर्जन को ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, लेकिन आरएनए टू डीएनए को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। ये सबसे पहले अपने जेनेटिक मटेरियल कॉपी करता है और अपना ही जैसा बहुत सारे फॉर्म्स रिप्रोड्यूस करने लगता है। वैक्सीनेशन की बात करते हैं। वैक्सीनेशन, इनका इलाज क्या है भाई साहब? वैक्सीनेशन। अब ये वैक्सीनेशन का मतलब क्या है? वैक्सीनेशन में सर क्या चीज़ें मिलती हैं, कौन सी दवाइयाँ देते हैं हम लोग? अरे बेटा वैक्सीनेशन में हम और कुछ नहीं करते, बस हम अपने इम्यून सिस्टम को तगड़ा बनाने की कोशिश करते हैं। एक्चुअल में ये वायरस जो होते हैं अगर हमारे शरीर में पहली बार घुसते हैं तो हमारे शरीर के जेनेटिक मटेरियल में इनके खिलाफ बनने वाला कोई भी एंटीबॉडीज का आप बोल सकते हो रेसिपी नहीं होता है, वो फॉर्म नहीं है। तो इसीलिए हमारा बॉडी ऐसा नहीं है, इम्यून सिस्टम ऐसा नहीं है कि उसके खिलाफ लड़ नहीं सकता है। वो उसको टाइम लगेगा, 4 दिन 5 दिन 7 दिन 10 दिन, और इतने दिनों में वो उसका तोड़ निकाल के अपने जेनेटिक मटेरियल का एक सीक्वेंस बना देगा नया।
अब उस सीक्वेंस के हिसाब से जब भी राइबोसोम प्रोटीन बनाएगा तो अब ये वायरस भी मर जाएगा। लेकिन सोचो कि जब आपका 7 दिन 10 दिन लग रहा है, उसके अंतर्गत ये आपके वायरस कितना तेजी से काम करेंगे भाई साहब, कितना तेजी से काम करेंगे, खुद ही सोच सकते हो कितना तेजी से ग्रो करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जब ये मल्टीप्लाई इतना तेजी से करते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम एकदम से फेल हो जाता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि इन इन वायरसेस का बिल्कुल वीकेंड फॉर्म, मतलब बिल्कुल मरगिल्ला टाइप का फॉर्म या फिर मरा हुआ फॉर्म हम अपने शरीर के अंदर में इंजेक्ट करवा लेते हैं, ताकि हमारे शरीर के अंदर जाके मल्टीप्लाई होने वाला काम वाम ना करे भाई साहब, है ना, बस शांति से पड़ा रहे। हमारे शरीर को लगना चाहिए कि बाहर से कोई वायरस आया है, उसको क्या पता कि ये इनएक्टिव फॉर्म में है या फिर डेड फॉर्म में है या फिर वीकेंड फॉर्म में है। वो तो फटाफट से एंटीबायोटिक बनाना शुरू कर देगा, एंटीबायोटिक बोल रहा हूँ, एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देगा। जब भी ये एंटीबॉडीज बनाना शुरू करेगा तो उसको जो भी 5 दिन 6 दिन 7 दिन लगेंगे, तो उसके अंतर्गत अब उसने अपनी रेसिपी तैयार कर ली है। अब असल वाला वायरस भी अगर कभी शरीर के अंदर घुसेगा तो भी वो उसकी रेसिपी ऑलरेडी तैयार है, वो पहले वायरस को ही खदेड़ डालेगा, मार डालेगा। इस तरीके से जो हम वैक्सीन्स लगाते हैं, वैक्सीन्स जब इंजेक्ट करते हैं तो वैक्सीन्स आर नथिंग बट द वीकेंड और डेड फॉर्म ऑफ वायरस इटसेल्फ, जिसके बेसिस पर हमारा शरीर खुद ब खुद इम्यून सिस्टम डेवलप कर लेता है उनके खिलाफ। दैट्स द वैक्सीनेशन। अब ये वैक्सीनेशन का मतलब आपको समझ में आ गया। तो यहां पर समझना कि अगर हमारा शरीर जब भी ऐसे वैक्सीनेशन के बाद तैयार हो जाता है तो अब असली वायरस को भी वो खदेड़ सकता है। अब यहां पर कैसे कैसे वैक्सीनेशन हो सकते हैं, तो हमने पढ़ा, देखो कुछ वोल वायरस वैक्सीन है। वोल वायरस वैक्सीन का मतलब है कि ये सारे लाइव अटेन्यूएटेड वायरस है, पूरे के पूरे वायरस ही हैं, बस इनको वीकेन कर दिया गया, अब ये हमारे शरीर पर इतना नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। दूसरा है इनएक्टिवेटेड वायरस, इनको मार के भेज रहे हैं। सब यूनिट वैक्सीन, सब यूनिट वैक्सीन का मतलब ये है कि वायरस के कुछ ऐसे पार्ट्स को शरीर के अंदर में भेज दो जो कि वायरस जैसा दिखे, लेकिन चूंकि पूरा का पूरा पार्ट वायरस का नहीं है तो उसके खिलाफ हमारा शरीर जो है, हमारा शरीर का इम्यून सिस्टम जो है वो कुछ बना तो ले। बस पूरा वायरस रहता तो पूरा वायरस जो है वो फटाफट से जेनेटिक मटेरियल के साथ में सब कुछ छेड़छाड़ करके बनाता। अब यहां पर एक चीज का ध्यान रखना बस, कि हमारा शरीर एक्चुअल जो हमारा इम्यून सिस्टम है ना, हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो एक्चुअल में पूरे वायरस को नहीं पहचानता है, वो सिर्फ इन स्पाइक प्रोटीन्स को पहचानता है। तो अगर मान लो कि हमने इसके पूरे स्पाइक प्रोटीन को निकाल के स्पाइक प्रोटीन का इंजेक्शन लगा दिया, तो क्या स्पाइक प्रोटीन अंदर जाके वायरस जैसा काम कर पाएगा? नहीं। स्पाइक प्रोटीन का सिर्फ और सिर्फ इतना मकसद होता है कि किसी भी सेल के लेयर पर जाके बैठ जाओ, इस स्पाइक प्रोटीन को एक दरवाजे जैसा सोचो कि दरवाजा घर के अंदर घुसा के इसने कनेक्ट कर दिया। अब उस दरवाजे को जब भी खोलोगे तो वायरस अपना डीएनए मटेरियल उसके अंदर डाल सकता है, बस इतना सी बात है। तो स्पाइक प्रोटीन से ही हमारा इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइज करता है। तो सोचो सारे के सारे स्पाइक प्रोटीन अगर डाल दिए तो हमारे लिए वो क्या होगा, एक सब यूनिट वैक्सीन बन जाएगा। चूंकि उसके अंदर हम लोगों ने जेनेटिक मटेरियल डाला ही नहीं तो वो स्पाइक प्रोटीन क्या ही उखाड़ पाएगा। सिमिलरली एक होता है वायरल वेक्टर वैक्सीन। वायरल वेक्टर वैक्सीन का मतलब क्या है कि हम लोग बेवकूफ़ बना देते हैं, हम लोग कुछ ऐसे इनएक्टिव फॉर्म ऑफ वायरस ले लेते हैं, उसके ऊपर जो उसका खुद का स्पाइक प्रोटीन है उसको निकाल देते हैं, और जो हमारा वायरस है, जैसे कोरोना वायरस इस टाइम पर, इसका स्पाइक प्रोटीन इसके ऊपर लगा देंगे, तो कुछ जो ये फाइनल फॉर्म में ये वायरस बन रहा है, ये अब हमारे शरीर में कुछ भी नहीं करेगा, क्योंकि एक्चुअल में इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल कौन सा है, हार्मलेस वाले वायरस का है। तो ऐसा मॉडिफाइड वर्जन ऑफ वायरस भी हम मतलब लगा सकते हैं अपने शरीर के अंदर में। चौथा और सबसे ज़्यादा जरूरी, इसको हम लोग बोलते हैं एमआरएनए वैक्सीन। एमआरएनए वैक्सीन, ये एमआरएनए वैक्सीन क्या है यार? देखो ये ना न्यूक्लिक एसिड से बने हैं। देखो हमारे यहाँ पर हमारे शरीर के अंदर हमें ये समझ में आया कि यार ये सारा काम जो अभी पहला दूसरा तीसरा हम लोग पढ़ रहे हैं, ये सब हम लोग लैब में कर रहे हैं, है ना, कि उस लैब में उस वायरस को मार रहे हैं या अधमरा कर रहे हैं, या फिर उसका एक सब यूनिट निकाल रहे हैं, या फिर उसका सब यूनिट दूसरे हार्मलेस वायरस के ऊपर लगा रहे हैं। इन सबको बना के टेस्ट वेस्ट करने में भाई साहब 10-15 साल लग जाते हैं, 10-15 साल, जी हाँ। लेकिन हमारे शरीर के अंदर कुछ साइंटिस्ट ने सोचा यार एक बात बताओ, हमारे शरीर के अंदर तो सेल्फ मैकेनिज्म है। किस चीज़ का सेल्फ मैकेनिज्म? कि अगर हमने जेनेटिक मटेरियल डाला तो वो उस जेनेटिक मटेरियल से वो वायरस खुद ही बना देगा, वो प्रोटीन खुद ही बना सकता है ना। तो प्रोटीन के फॉर्म में अगर वो खुद ही बना सकता है तो हम क्या करें, हम वायरस का एक बार जीनोम सीक्वेंसिंग कर लेते हैं, है ना। हम क्या करें, वायरस का जीनोम सीक्वेंसिंग कर लें। मान लेते हैं कि हमने क्या किया, इस पूरे जगह पर हमने जीनोम की पूरी सीक्वेंसिंग कर डाली। जितना भी जीनोम यहाँ पर मिलने वाला था, ये सारे के सारे जीनोम्स जो हैं वो हमने लिख डाले, और हमने एक फॉर्म समझ में आया हमें कि ये देखो, ये वाले जो हमारे, ये जो अलग से हमारे इतने पोर्शन के जो जीनोम्स हैं या जीन्स हैं,
दिस इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग स्पाइक प्रोटीन। तो भाई साहब हम लोग लैब में क्यों बना रहे हैं स्पाइक प्रोटीन, उसमें इतने साल लग रहे हैं, हम क्या करें, बस इनका जीनोम सीक्वेंसिंग कर लें, जीनोम सीक्वेंसिंग का वो हिस्सा निकाल लें, एक ऐसा जीनोम का पार्ट निकाल लें जो कि स्पाइक प्रोटीन बनाता हो, और बस इसको हम अपने शरीर के अंदर में डाल देते हैं। तो जब भी ये सिंबल हमारे शरीर के अंदर में जाएगा तो हमारा शरीर खुद के खुद स्पाइक प्रोटीन डेवलप करने लगेगा। जब खुद ब खुद स्पाइक प्रोटीन डेवलप करने लगेगा तो उसके लिए वही स्पाइक प्रोटीन असली वायरस जैसा दिखेगा, उसके खिलाफ हमारा इम्यून सिस्टम काम करेगा। इम्यून सिस्टम जब भी काम करेगा तो हमारा वैक्सीनेशन का फंडा क्लियर है। तो इस तरीके से mRNA वैक्सीन, और इसको बनाने में भाई साहब मुश्किल से 1 साल लगते हैं, 2 साल लगते हैं, क्योंकि जीनोम सीक्वेंसिंग एक बार मिल गई तो आपको वायरस की जरूरत ही नहीं है, आपको बस कोडिंग चाहिए। वो जीनोम सीक्वेंसिंग कंप्यूटर के कोडेड लैंग्वेज में आता है, उसको फीड करो, उस सीक्वेंस से वो पोर्शन निकालो जो स्पाइक प्रोटीन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और उस स्पाइक प्रोटीन से लैब में ही आप mRNA तुरंत के तुरंत बना दो। mRNA बना के सीधे उसका मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ फॉर्म में इंजेक्ट करना स्टार्ट कर दो। यही है कोविड के तौर पर अगर हम लोग देखें तो ये चारों प्रकार के आपको वायरस के अलग अलग सेक्शंस मिल सकते हैं। हम लोगों ने बहुत लोगों ने कोवैक्सीन देखा था, कोवैक्सीन के साथ साथ हम लोगों ने कभी कभी नोवावैक्स, कभी कभी फाइजर और मॉडर्ना का भी आप लोग देखते थे। जेमको वैक ओम जो है वो ओमिक्रॉन वेरिएंट का वैक्सीन हम लोगों ने खुद बनाया था। ये जो फाइजर, मॉडर्ना, जेमको वैक ओम, ये सारे के सारे mRNA वैक्सीन है जो कि बहुत ही जल्दी मिले थे हमें। फिर उसके बाद कुछ कोविशील्ड आया था, कोविशील्ड, स्पुतनिक, इंकोवैक, ये सारे थे। तो इनमें से आप देख सकते हो, कैटेगराइज करके देख सकते हो कि कौन से वोल वायरस है, कौन से प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन है, कौन mRNA वैक्सीन है और कुछ वायरल वेक्टर वैक्सीन है। ये आपको बस याद करना है। फिर फाइनली हम लोग आते हैं अपने पोर्शन ऑफ डिसीजेस पर। डिसीजेस जो है वो वैक्सीनेशन के तौर पर भी हमने देख लिया है। बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जिन पर वैक्सीनेशन का काम होता भी है और नहीं भी होता है। बहुत सारे वैक्सीन तो भी हम लोगों ने डेवलप भी नहीं किए हैं, तो सारी बीमारियों के लिए वैक्सीन डेवलप नहीं हुए अभी तक, हम लोग प्रोसेस में कर रहे हैं। तो अभी भी ज़्यादातर जितनी भी खतरनाक बीमारियां थी उन सबको हम लोगों ने वैक्सीन के थ्रू कम करने की या किल करने की कोशिश पूरे अच्छे तरीके से की है। अब यहाँ पर एक बात का ध्यान देना जरूरी है कि जो डिसीजेस की बात हो रही है, डिसीजेस क्या है, हमारे शरीर के कुछ ऐसे पुर्जे में हिला जाता है, कुछ पुर्जे हमारे ढीले हो जाते हैं, इम्पेयरमेंट हो जाता है, इम्पेयरमेंट ऑफ नॉर्मल फंक्शनैलिटी, इम्पेयरमेंट ऑफ नॉर्मल फंक्शनैलिटी। ये कुछ साइंस और सिम्टम्स के साथ में आते हैं, और ये बेसिकली कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स के द्वारा भी कॉज हो सकते हैं और कभी कभी इंटरनल फैक्टर्स के द्वारा भी हो सकते हैं। तो अब यहाँ पर अगर आप पूरे प्रकार के डिसीजेस की बात करो तो कई बार डिसीजेस जो हैं वो अलग अलग प्रकार में डिवाइड हो सकते हैं। जैसे कि कुछ हैं आपके लिए बेस्ड ऑन ड्यूरेशन। बेस्ड ऑन ड्यूरेशन मतलब कि कभी कभी आपका जो डिसीज है वो एक्यूट डिसीज है। एक्यूट डिसीज सडन आता है, जैसे कि हड्डी टूट गई, चोट लग गई, गिरे ऊपर से सीढ़ियों से फिसल गए, हड्डी टूट गई। हड्डी टूटना क्या है, एक एक्यूट प्रकार का प्रॉब्लम है, एक्यूट डिसीज है। कुछ क्रोनिक डिसीज होती है भाई साहब, वैसे आप आपके खानदान में चल रहा होगा हाई बीपी, चलेगा, जिंदगी भर चलेगा भाई साहब। अर्थराइटिस की समस्या बुढ़ापे में, घुटने जो है वो दर्द करने लग रहे हैं, खड़े नहीं हो पा रहे हैं, है ना, 2 मिनट खड़े होते हैं बैठने का मन करता है, ये सारी क्या है, लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स है। ये क्या है, हमारे लिए क्रोनिक प्रॉब्लम्स हैं। इसीलिए तो एक्यूट मतलब तुरंत ही तुरंत आता है, सडन, और क्रोनिक मतलब लंबे समय तक रहता है। दूसरा हिसाब किताब यहाँ देखो, आउटब्रेक के तौर पर हम लोग बोलते हैं एपिडेमिक हो सकता है, एंडेमिक हो सकता है, पेंडेमिक हो सकता है। एंडेमिक का मतलब है कि किसी भी क्षेत्र के किसी एक पर्टिकुलर इलाके में आता है, वहाँ के कुछ पर्टिकुलर लोगों को ही प्रभावित करता है, उसको हम लोग बोलते हैं एंडेमिक। फिर नेक्स्ट आता है आपका एपिडेमिक। एपिडेमिक का मतलब ये है कि एक लोकल रीजनल सेंटर पर ही आ रहा है, लेकिन वो किसी एक पर्टिकुलर एरिया ऑफ लोगों को अफेक्ट ना करके काफ़ी बड़े एरिया में लोगों को अफेक्ट कर रहा है। और पैंडेमिक का मतलब है कि पूरे विश्व भर में अब वो फैल चुका है, तो उसको हम लोग बोलते हैं पैंडेमिक। अगर मीडियम के हिसाब से देखें तो कैसे कैसे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। कुछ ऐसे बीमारियां हो सकती हैं जो कि एयरबॉर्न हो, हमने छींका और आपके मुंह पे छींका ऐसा कि आप क्या कर रहे हो, वो सारे के सारे जितने भी मेरे कीटाणु थे वो सब आपके मुंह में चले गए। अभी कोरोना बीता ही, आप सब लोग जानते हो। वाटर बॉर्न होते हैं, पानी के ऊपर कीड़े मकोड़े, जैसे कि मलेरिया वगैरह हो गया, है ना, वाटर बॉर्न है। वाटर बॉर्न का मतलब है कि मच्छर जो है अपने सारे अंडे जो है पानी के ऊपरी सतह पर देते हैं, फिर वही बाद में मच्छर बनते हैं, फिर वही मलेरिया का इन्फेक्शन फैलाते हैं, डेंगू, मलेरिया सब। कुछ वेक्टर बॉर्न होते हैं, यहाँ पर भी मलेरिया का नाम ले सकते हो, क्योंकि मच्छर जो है वो डायरेक्ट काम कर रहे हैं। जैसे कि डेंगी जो है, डेंगी में मच्छर जो है, डेंगी के मच्छर जो होते हैं वो आके आपको काटते हैं और आपको डेंगी हो जाता है। उसका मतलब ये नहीं है कि मच्छर प्रॉब्लम में है, मच्छर तो बस एक कैरियर है, वो एक ट्रांसपोर्टेशन काम कर रहा है। वो कहीं पर बैठा था जहां पर उसको वायरस चिपक गया, अब वही वायरस जो अब आपके जब ब्लड के अंदर अपना डंक डाल रहा है वो, तो उसके बेसिस पर डेंगू ऐसे करके जब भी वो कर रहा है तो वो बता रहा है कि भैया मैं डेंगू लेके आया हूँ, अभी अंदर कर दे रहा हूँ मैं, बिल्कुल, तो अंदर कर देगा वो,
और फिर उसके साथ साथ वायरस अंदर। तो अब जो है ये मच्छर क्या कर रहा है, मच्छर इज जस्ट अ कैरियर, मॉस्किटो इज जस्ट अ कैरियर, दे आर वेक्टर बॉर्न, उनको वेक्टर बुलाते हैं हम लोग। तो यहाँ पर कभी कभी इंसेक्ट्स, कभी कभी एनिमल्स, कुछ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज हैं, आपको पता है कि जैसे एड्स है ना, एड्स, तो ऐसे प्रॉब्लम्स कुछ ऐसे हो सकते हैं जो कि आपका सेक्सुअली ट्रांसमिशन के साथ में आता है। फिर कुछ होते हैं पॉजिटिव एजेंट के थ्रू, कि कौन इनको कर रहा है, कौन इनको कॉज कर रहा है। तो सबसे पहले कुछ कम्युनिकेबल डिसीजेज होते हैं, जैसे कि इनको कॉज करने वाला वायरस है, बैक्टीरिया है, पैथोजन है, फंजाई है, प्रोटोजोआ है, क्या बोलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट आप देखोगे तो पैरासाइटिक है। और इसी तरीके से कुछ कुछ नॉन कम्युनिकेबल होते हैं, नॉन कम्युनिकेबल यहाँ पर देख सकते हो आप, नॉन कम्युनिकेबल इन्फेक्शन, जैसे कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स है, पैदा हुए हो माँ बाप से सीधे लेके चले आए हो, कुछ प्रकार की डिफिशियंसी जो है वो जेनेटिक प्रॉब्लम में आ रही है। और लास्टली कि डिसीज का कॉज क्या है, इंजरी है, इंजरी चोट लगने से हुई है, फिजिकल इंजरी, इमोशनल स्ट्रेस, किसी ने धोखा दे दिया आपको है, तो आपको क्या होगा, आपको होगा इमोशनल स्ट्रेस, सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है सर, फैमिली वाले प्रेशराइज कर रहे हैं, इमोशनल स्ट्रेस। फिर टॉक्सिसिटी, टॉक्सिसिटी मतलब कि कुछ तो आपने इंटरनली कुछ ऐसी चीज़ों का सेवन कर लिया जो कि आपके बॉडी में रिएक्ट कर रही है। फिर डिफिशियंसी, किसी प्रकार की डिफिशियंसी, अभी हम लोग विटामिन की डिफिशियंसी से कितने सारे प्रॉब्लम्स देख रहे थे, वो सारे के सारे यहाँ पर मिल जाएंगे। तो अभी क्लासिफिकेशन के बाद अगर हम लोग डिसीजेज को क्लासीफाई करें तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पर, वैसे तो हमने इन सब की बात कर ली है, इन सब की बात भी हो गई, एक्यूट हो गया, क्रोनिक हो गया, ठीक है, ये सब तो हो गया। हाँ, यहाँ पर कुछ कुछ देख लेते हैं, जैसे हिमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है। हिमेटोलॉजिकल मैंने ये भी बताया था आपको, कहीं पर भी वर्ड हेम आता है तो इसका मतलब है ब्लड डिसऑर्डर्स। तो ब्लड डिसऑर्डर्स कुछ भी हो सकते हैं, एनीमिया वगैरह के फंक्शंस यहाँ पर आएंगे, है ना, एनीमिया, ल्यूकेमिया, ये सब रहेगा। तो ये हमने यहाँ पर पढ़ा। फिर इसके बाद अब जरा वायरल डिसीजेस पढ़ लेते हैं यार। वायरल डिसीजेस को जब भी हम लोग देख रहे हैं तो वायरल डिसीजेस के नाम पर जरा इसको ध्यान से पढ़ना, कि कुछ ऐसे वायरसेस हैं जो कि सेक्सुअली या ब्लड के थ्रू ट्रांसमिट हो सकते हैं, ब्लड के थ्रू फैल सकते हैं, है ना। तो यहां पर मीडियम ऑफ स्प्रेड क्या हो सकता है, ब्लड, सेक्सुअल कांटेक्ट, मदर टू चाइल्ड, जेनेटिक भी है। तो आपके HIV, हेपेटाइटिस बी, HPV बोले तो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, HPV हो गया। इसके अलावा अगर बात करो तो यहाँ पर इसमें इतना ही है क्या, हाँ चलो पहले इतना ही पढ़ लेते हैं। HIV, हेपेटाइटिस बी और HPV, इन सब के लिए अगर आप देखोगे तो हमारे लिए कुछ कुछ चीज़ों के लिए तो वैक्सीन बनी है, कुछ के लिए नहीं बनी है यार। जैसे HIV के लिए भाई साहब कोई स्पेसिफिक वैक्सीन नहीं है, हम लोग एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी चलाते हैं, लेकिन मतलब ये सप्रेस करता है, वायरस को क्योर नहीं करता है कंप्लीटली। तो ये हमारे इम्यून सिस्टम को ही अफेक्ट कर देता है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम या फिर इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, HIV। तो यहाँ पर ये जो ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस है, ये इम्यून सिस्टम को ही इंपैक्ट करता है, इम्यून सिस्टम को काम कराना ही बंद कर देता है। तो HIV ऐसा कोई बीमारी नहीं लेके आता, लेकिन चूंकि आपका इम्यून सिस्टम ही खराब हो गया, तो HIV जब भी होगा तो नॉर्मली आपका अगर कोई मच्छर भी आगे काट लेगा या फिर डेंगू हो गया तो डेंगू जल्दी क्योर ही नहीं होगा, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम काम ही नहीं कर रहा है। सिमिलरली हेपेटाइटिस बी की बात कर रहे हैं, हेपेटाइटिस बी एकमात्र हेपेटाइटिस नहीं है, हेप्पा वर्ड कहीं पर भी आता है तो उसको आप लोग लीवर से कनेक्ट करना, जैसे हेम ब्लड, हेप्पा जो है वो आपके लिए लीवर से रिलेटेड है। तो हेपेटाइटिस बी जो है ये हेपेटाइटिस बी वायरस के थ्रू हो रहा है, ये आपके लीवर में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। सिमिलरली याद रखना कि जो हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन है वही हेपेटाइटिस ए का भी वैक्सीन है, वही हेपेटाइटिस बी का जो वैक्सीन है वो तो लग ही रहा है, इसके अलावा हेपेटाइटिस ए का अलग से वैक्सीन है, वही हेपेटाइटिस ए का वैक्सीन डी में भी लग जाता है, हेपेटाइटिस डी भी है। तो आप देखोगे हेपेटाइटिस ए बी सी डी ये सब है, ई एफ नहीं है, जी तक है ना, एफ नहीं है बस बीच में, ए बी सी डी ई जी। तो आप देखना कि जो शुरुआत के ए बी डी या फिर बैड बोल सकते हो, बैड वाले जो हेपेटाइटिस हैं उनका वैक्सीन है, लेकिन जो ये केग वाले इनका वैक्सीन नहीं बनाए भैया आज तक, इनके पास कोई वैक्सीन नहीं है। तो याद रखना हेपेटाइटिस ए और बी जो है ये कंटामिनेटेड फूड और वाटर से होते हैं। यहां पर अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं क्या, जैसे चिकनगुनिया, डेंगी, जापानीज इंसेफेलाइटिस, जीका वायरस, येलो फीवर, ये सारे के सारे जितने भी देख रहे हो सब मच्छर के कारण हो रहे हैं। मॉस्किटो बाइट, ये सब मॉस्किटो बाइट। अब यहां पर देखना कौन कौन से मच्छर है भाई, यहाँ पर चिकनगुनिया और डेंगू के लिए मच्छर जो है प्राइमरीली एडिस इजिप्टी हैं, लेकिन एडिस एल्बोबिक्टस भी हो सकता है। और सिमिलरली यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी जीका वायरस और येलो फीवर के लिए एडिस इजिप्टी और एडिस एल्बोपिक्टस हो सकते हैं, लेकिन
एक मच्छर देखना, जापानीज इंसेफेलाइटिस, जेई जो है, जेई जापानीज इंसेफेलाइटिस के लिए एक अलग से क्यूलेक्स मॉस्किटो आता है भाई साहब, क्यूलेक्स मॉस्किटो। यही क्यूलेक्स मॉस्किटो है जो कि जेई के लिए बिल्कुल अलग है। बाकी हर प्रकार के वायरस जो मच्छर के थ्रू होते हैं वो या तो एडिस एजिप्टी होगा या फिर एडिस एल्बोबिक्टस होगा। तो ये दो नाम आप लोग याद रख लेना। फिर इसके बाद वापस आते हैं भाई, इसके बाद जरा यहां पर देखना, कुछ ऐसे वैक्सीन, कुछ ऐसे डिसीजेज हैं जो कि फीकल ओरल ट्रांसमिशन से आते हैं, मुंह से आ सकते हैं या फिर जो आपका एक्सक्रीटरी ट्रैक्ट है उसके थ्रू भी ये वायरसेस डिसीजेज होते हैं। तो जैसे रोटा वायरस डायरिया जैसा कुछ प्रॉब्लम है तो उसके लिए आप देख रहे हो रोटावैक हमारा वैक्सीन ऑलरेडी डेवलप्ड है। ये इतनी बातें अगर हमने कर ली, रेबीज जो है वो कुत्तों काटने से होता है, ये तो पता ही है आपको। फिर इसके बाद यहां पर देखते हैं जरा हम लोग, रूबेला चिकन पॉक्स, ये सारा का सारा एयरबॉर्न है, एयरबॉर्न ड्रॉपलेट्स की वजह से हो सकता है, एयरबॉर्न ड्रॉपलेट्स की वजह से हो सकता है, मतलब कि छींक दिया, खांस दिया तो रूबेला चिकन पॉक्स ये सब होगा। इसके लिए एक एमएमआरवी वैक्सीन आ रही है आपके रूबेला के लिए, और एक चिकन पॉक्स जो है इसके लिए भी अभी मतलब अभी बहुत अच्छी वैक्सीन तो नहीं है, लेकिन हाँ एक ये वेरिसेला वैक्सीन है, इसको आप लोग बोल सकते हो। यहां पर अब कुछ चीजें जैसे सार्स हैं, सार्स का कोई वैक्सीन नहीं है। बोल रहा है सर क्या बोल रहे हो, सार्स का वैक्सीन है, अभी तो इतना पढ़ा है। अरे वो सार्स 2 का वैक्सीन है जो शुरू में, अरे सार्स पहली बार थोड़ी ना आया है, सार्स पहले भी आ चुका है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सार्स। ये सार्स पहली जब बार आया था, सार्स कोरोना वायरस जब पहली बार आया था तो उसका कोई वैक्सीन नहीं था, लेकिन जब दोबारा आया तो उसके लिए हमने कोविशील्ड को वैक्सीन, जमकोवैक, ओम पता नहीं क्या क्या देख लिया। अब यहां पर एक बात का ध्यान देना कि कुछ और वायरल डिसीज है जैसे कि मंकी पॉक्स, इबोला वायरस, नीपा वायरस, ये सब कुछ ऐसे वायरसेस हैं जो कि जूनोटिक स्पीशीज के थ्रू हो रहे हैं। जूनोटिक मतलब कि जो जानवरों से इंसान को फैल जा रहे हैं। मंकी पॉक्स जो है वो भी इंसान और एनिमल्स के थ्रू यहां पर देख सकते हो आप। फिर यहां पर अगर आप देखो इबोला वायरस फ्रूट बैट के कारण में हो रहा है, इनफैक्ट नीपा वायरस भी फ्रूट बैट के कारण में हो रहा है। तो इस चीज को भी आप थोड़ा ध्यान देना, इन वायरसेस को भी। इसके अलावा और तो कुछ नहीं छूट रहा। हाँ, एक चीज का बस ये ध्यान देना आपको कि जितने भी हमारे वायरस होते हैं वो हमने बोला था डीएनए बेस्ड होते हैं या आरएनए बेस्ड होते हैं। ज्यादा खतरनाक कौन से होते हैं, आरएनए बेस्ड वाले होते हैं। देखोगे आप जितना भी रेट्रो वायरस बोले तो आरएनए बेस्ड, एडिनो वायरस बोले तो डीएनए बेस्ड। तो एडिनो वायरस जैसे हेपेटाइटिस बी सबसे खतरनाक है ना। नहीं तो फिर कॉमन कोल्ड वगैरह नॉर्मल सी बात है, 3-4 दिन बीमार रहोगे फिर सही हो जाओगे। कॉमन कोल्ड क्या है, वायरस है। अरे ठंडियों में जो कॉमन कोल्ड होता है ना, 3 दिन के लिए सर्दी जुकाम, हल्का हल्का फीवर होता है, फिर उसके बाद सही हो जाते हो, तो वो कॉमन कोल्ड वायरस कौन सा है, वो एडिनो वायरस है। अगर रेट्रो वायरस हुआ, ये खतरनाक है भाई। अपना कोरोना वायरस भी रेट्रो वायरस है, अपना HIV भी, डेंगू भी, चिकनगुनिया भी, हेपेटाइटिस भी, ACDEG सारे के सारे। अब याद रखना कि हेपेटाइटिस बी जो है वो सिर्फ और सिर्फ एडिनो वायरस है, लेकिन हेपेटाइटिस ACDEG जो बाकी के बच रहे हैं वो सारे के सारे क्या हैं, वो सारे के सारे रेट्रो वायरस हैं। याद रखना, रेट्रो वायरस हैं। तो ये सारे के सारे खतरनाक वाले जितनी बीमारियां हैं सब आरएनए बेस्ड हैं भाई साहब। ठीक है, इतनी बातें हमने कर ली। कुछ पैरासाइटिक डिसीजेस के कारण भी हो सकते हैं। पैरासाइट्स जो हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो मलेरिया पढ़ना है आपको। मलेरिया जो है याद रखो, ये कौन सा है, एनोफिलिस मॉस्किटो, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। तो हमने अभी भी पढ़ा था जापानीज इंसेफेलाइटिस के लिए क्यूलेक्स मॉस्किटो है। बाकी जितने भी प्रकार के वायरस है, डेंगू है, येलो फीवर है, इन सब चीजों के लिए कौन से हैं, इसके लिए है एडिस इजिप्टी या एडिस एल्बोपिक्टस मॉस्किटो। और यहां पर एक पैरासाइट है जिसके कारण मलेरिया फैलता है, उसमें भी मच्छर ही आते हैं, लेकिन यहां पर एनोफिलिस मॉस्किटो है। तो आप लोग याद रखना कि 3-4 प्रजातियां हैं, कंफ्यूज मत होना। एक एडिस इजिप्टी, एडिस एल्बोपिक्टस है, एक क्यूलेक्स है और यहां पर एनोफिलिस है। ठीक है भाई, इतनी बात अगर कर ली तो बाकी तो इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर यहां पर देखते हैं तो हमें कुछ मिलते हैं आपके बैक्टीरिया से रिलेटेड डिसीजेस। इनको कॉज करने के लिए पॉजिटिव एजेंट कौन है, बैक्टीरिया है। तो यहां पर डिप्थेरिया देखोगे तो कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थेरिया है। रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के कारण ये दोनों ही होते हैं। निमोनिया कर लो या डिप्थेरिया कर लो, देखो इन सब चीजों के लिए ना एक वैक्सीन आती है जिसको हम लोग DTaP या Tdap बोलते हैं। तो उसमें टिटेनस, पर्ट्यूसिस और डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस और टिटेनस। यहां पर देखो, ये डिप्थेरिया पढ़ लिया आपने, डिप्थेरिया पढ़ लिया। यहां पर देखो टिटेनस के लिए भी वही Tdap। यहां पर देखो ये वूपिंग कफ, किसको क्या बोलते हैं, पर्ट्यूसिस बोलते हैं वूपिंग कफ को, इसके लिए भी वही Tdap वैक्सीन। तो ये 3 चीजें हैं, वूपिंग कफ, पर्ट्यूसिस, टिटेनस, या फिर टिटेनस के अलावा या फिर आप बोल सकते हो यहां पर एक डिप्थेरिया, डीपीटी वैक्सीन चलती है, डीपीटी या DTP वैक्सीन चलती है। तो उसमें आप लोग डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस, टिटेनस, ये 3 चीज को ले सकते हो।
अब इसके बाद यहां पर देखो एक है आपका लेप्रेसी। लेप्रेसी जो है वो माइकोबैक्टीरियम लेप्राए के क्लोज कॉन्टैक्ट होता है, प्रोलॉन्ग क्लोज कॉन्टैक्ट से स्किन में लीजन्स और ये सारी चीजें मिलती हैं। इनके लिए भी एक MIP नाम से आ चुका है। निमोनिया जो है, निमोनिया निमोनिया आपने देखा होगा बच्चों को ठंड वंड में होता है ज़्यादा करके, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के कारण होता है और ब्रीथिंग में डिफिकल्टी आती है, तो इसके लिए PCV वैक्सीन लगती है, न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन लगती है, PCV वैक्सीन। टीबी के लिए हम लोग को पता ही है BCG वैक्सीन लग रहा है। अभी नया नया बीपाल ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ है भाई साहब अपना, है ना। यहाँ पर ये याद रखना कि अब पहले लगता था BCG वैक्सीन, बैसिलस कैल्मिटी ग्यूरिन, लेकिन अभी हाल फिलहाल में हमने इसको चेंज कर दिया है, बीपाल वैक्सीन का ट्रीटमेंट देना स्टार्ट कर दिया है हमने, है ना। तो इसमें 4 दवाइयाँ अलग अलग चलती हैं, तो याद रखना इस चीज़ के लिए, ये भी एयरबॉर्न ही है। फिर इसके बाद आपका कुछ चीज़ें ऐसा है जो कि फूड और वाटर जो कि कंटैमिनेटेड हैं, गंदे खाने और गंदे पानी से जो फैलता है, उसको आप देखोगे तो कॉलेरा और टाइफॉइड, कॉलेरा और टाइफॉइड ये 2 चीज़ें हैं। कॉलेरा के लिए विब्रियो कॉलेराए और टाइफॉइड के लिए साल्मोनेला टाइफी वायरस रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ पर इनके खिलाफ अगर वैक्सीन देखोगे तो कुछ ओरल वैक्सीन ओवरऑल वर्ल्ड में बनी है, जैसे कि ड्यूकोनल है, ये इंजेक्शन भी बन चुका है। टाइफॉइड के लिए भी कभी कभी हम लोग भारत बायोटेक बना रहा है, टाइप बार TCV बना रहा है। तो ये सारे कुछ कुछ हैं यहाँ पर आप देख सकते हो। फिर लास्ट में आप यहाँ पर सिफिलिस देखना, सिफिलिस सिफिलिस भी एक प्रकार का ऐसा बैक्टीरियल डिसीज ही है, लेकिन ये भी सेक्सुअल कॉन्टैक्ट या जेनाइटल ट्रांसमिशन से, कोजेनाइटल ट्रांसमिशन से हो सकता है, और इसके लिए भी कोई भी वैक्सीन वगैरह डेवलप नहीं की गई है। तो हमने पढ़ा क्या क्या वायरस और हमने पढ़ा बैक्टीरिया। फिर हम लोग पढ़ते हैं फंजाई। फंजाई के लिए यार देखो एक रिंगवॉर्म पढ़ सकते हो आप लोग, रिंगवॉर्म। रिंगवॉर्म आप सबको पता ही है कि इची, रेड इची टाइप का स्किन हो जाता है, रैशेस डेवलप हो जाते हैं, और इसके लिए ये फंगल स्पेशीज जो है ये ट्राइकोफाइटन माइक्रोस्पोरम है। तो यहां पर अब इतनी चीजें तो याद नहीं कर पाओगे आप लोग, टेंशन मत लो, बस इसको ऐसे एक एक बार बस रनिंग रेफरेंस में देख लिया करो कि कुछ डिसीजेज हैं जो कि किसी न किसी डिफिशियंसी से होती है। हमारे कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में ऐसे कुछ मिनरल्स आते हैं, जैसे आयरन की कमी, जिंक की कमी, कभी कभी क्लोरीन की कमी, आयोडीन की कमी, कैल्शियम की कमी, इन सबसे कुछ ना कुछ हो जा रहा है। तो इन सबसे क्या क्या, कैल्शियम कमी से क्या होगा भाई, आपका जायज सी बात है हड्डी कमजोर हो जाएगा। आयोडीन कमी से क्या होगा, गोइटर, घेंगा हो जाएगा, घेंगा, है ना। तो इसीलिए आयोडाइज नमक खाना चाहिए। आयरन कमी से क्या हो जाएगा भाई, अनीमिया हो जाएगा। जिंक की कमी से क्या हो जाएगा, जिंक की कमी से आपको जिंक डिफिशियंसी वगैरह हो रहा है। तो ये सब आप प्रॉब्लम एक बार अच्छे से देख लेना। यहाँ पर पॉज करके, अब ये सब रटने की चीज़ें, इसलिए मैं इसको क्या ही पढ़ाऊंगा आपके सामने। कुछ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज हैं, यहाँ पर देख सकते हो, HIV के बारे में आपको पता है, लेकिन क्लैमीडिया, गोनोरिया, ट्राइकोमोनियासिस, जेनाइटल हर्प्स, सिफिलिस और जेनाइटल वार्ड्स, ये सारे के सारे, बस इनके नाम अगर याद रहोगे तभी बहुत बड़ी बात है ना। इनमें से कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि बैक्टीरिया से हो रहा है, कुछ ऐसी है जो कि वायरस से हो रहा है, कुछ ऐसी हैं जो कि प्रोटोजोआ से हो रहा है, और कुछ ऐसी हैं जो बैक्टीरिया से हो रहे हैं। तो उन सभी चीजों को जरा एक बार ध्यान से बस कैटेगराइज करके देख लेना। तो इतना ही था आज के लेक्चर में, है ना। बस आपको लास्ट वाले कुछ कुछ स्लाइड्स को दोबारा से देखना है और रटना है। रटने वाली चीज़ों को मैं क्या ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि प्योरली रटना है। आज का पूरा लेक्चर भी वैसे ज़्यादातर इन्फॉर्मेटिव था रादर देन कॉन्सेप्चुअल। तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर ज़्यादातर क्या है, हमें रटने की चीज़ है हेल्थ और डिसीज़ में। तो कोई बात नहीं है, रटो बैठ के, कोई दिक्कत नहीं है। समझने का जितना था वो हमने अपना फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट इन सब में पढ़ लिया। कैसा लगा आज का सेशन, नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर से बताना। अगर मज़ा आया और आपको एकदम ही ज्ञान की प्राप्ति हो गई, अपने हेल्थ कॉन्शियस आप बन चुके हो, अब आगे से आप कोई भी उल्टी सीधी चीज़ नहीं खाओगे, है ना। अगर दिमाग में ऐसे ख्याल आ रहे हैं तो फिर नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर से बताना, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।